सबसे पहला यहाँ पे मैंने मेंशन किया कालिदास। कालिदास की क्या क्या रचनाएं रही आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपको बता दूं कि कालिदास की 3 नाटक थी जो कि आप ऊपर में देख रहे हैं, अभिज्ञानशाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमो वर्षियम। ये इनकी नाटक है, 3 नाटक हैं। और महाकाव्य की बात करें तो 2 महाकाव्य, रघुवंशम और कुमार संभवम, ये इनके महाकाव्य। और 2 खंड काव्य हैं, मेघदूतम और ऋतु संहार। तो ये इनसे संबंधित जो कि 7 रचनाएं हैं, बार बार पेपर में रिपीट होता रहता है। और ये किसके दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, ठीक है, जिनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके बाद है पृथ्वीराज रासो। एक तरफ आपको लेफ्ट साइड में जो रचना है वो देखने को मिलेगा और उनके रचयिता आपको मतलब लेखक राइट साइड में देखने को मिलेगा। तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे? चंद्रवदाई। किसके दरबार में रहते थे? पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहते थे। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हमेशा पूछा जाता है। और यहाँ पे मैंने सभी वही इंक्लूड किया जो बार बार आपको रिपीट होते रहता है, देखने को मिलता है, इनको आप याद रखेंगे। चलिए इसके बाद है थर्ड पॉइंट, हर्षचरित्रम और एक और होता है कादम्बरी। हर्षचरित्रम और कादम्बरी के रचयिता जो थे बाणभट्ट, और ये दरबारी कवि थे, हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, ठीक है, हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन ने भी अपनी रचनाएं की थी, हर्षवर्धन ने भी अपनी रचनाएं की हैं, जैसे नागानंद हो गया, रत्नावली हो गया, प्रियदर्शिका हो गया। तो वो एक शासक थे, शासक की रचना हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, उनके दरबार में कवि और वो बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, मालती माधव, उत्तर रामचरित्रम और महावीर चरित्रम। ये इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है मालती माधव। मालती माधव के जो रचयिता हैं भवभूति, किसके दरबार में रहते थे? यशोवर्मन के दरबार में ये रहते थे। तो इतना सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते और नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट है कर्पूर मंजरी। कर्पूर मंजरी हो गया, काव्य मीमांसा हो गया, ये दोनों एकदम वीवीआई है। बाल रामायण, बाल भारत। बाल भारत में क्या है कि प्रचंड पांडव भी इसको कहा जाता है, प्रचंड पांडव, लेकिन ये दोनों आप उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊपर वाला आप याद रखिएगा, कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, राजशेखर। और राजशेखर किसके दरबार में रहते थे? तो प्रतिहार राजा महेंद्रपाल और उसके पुत्र महिपाल, इन दोनों से संबंध रखते थे, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर आपको इसी तरह के और भी हमारे नोट्स चाहिए, वैसे तो आपको पता होगा कि हमारी नोट्स सारी एप्लीकेशन से मिलती है, लेकिन जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, जो अभी फ़िलहाल में हाल ही साथ हमारे साथ चैनल पे आए हैं, उनको बता दूं कि अगर आप इसी तरह के हमारे सारे नोट्स को लेना चाहते हैं तो आपको हमारे पेड कोर्स ज्वाइन करना पड़ता है, जहां पे सारी नोट्स आपको मिल जाती है। और ये चीज़ आपको मिलती है हमारे एप्लीकेशंस पे। तो एप्लीकेशंस पे जाइए, वहां पे जाकर के अपने पसंद की सारे मतलब नोट्स देख सकते हैं। वहाँ पे आप जिस बैच में ज्वाइन होंगे उसमें आपको सारी नोट्स मिल जाएगी। जुड़ने के लिए नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने एप्लीकेशंस का दिया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, लॉगिन करिए, स्टोर सेक्शन में जा करके अपनी पसंद की कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए इसके बाद आता है एहोल प्रशस्ति। एहोल प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? रवि कीर्ति। रवि कीर्ति किसके दरबारी कवि थे? तो ये हो जाता है पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है 7 चरक संहिता। चरक संहिता नाम से ही क्लियर है, चरक संहिता। चरक किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के, मतलब कनिष्क के दरबार में ये रहते थे। उसके बाद है बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद और साथ ही साथ सारिपुत्र परिकरण। देखिए ये कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन ये हमेशा रिपीट होता रहता है दोनों, बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद। तो ये किसकी है? अश्वघोष की रचना है। अश्वघोष जो कि कनिष्क के दरबार में रहते थे, ठीक है। कनिष्क के दरबार में मैंने आपको क्या क्या बताया था? अश्वघोष हो गया, पासर्व हो गया, नागार्जुन, चरक, ये सभी इनके दरबार में रहते थे। एक वसुमित्र भी थे। चलिए इसके बाद अगला पॉइंट्स क्या? प्रज्ञा पारमिता सूत्र। प्रज्ञा पारमिता सूत्र के रचनाकार हो जाते हैं नागार्जुन। नागार्जुन कनिष्क के दरबार में थे और इसमें इन्होंने शून्यवाद का प्रतिपादन किया था। शून्यवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो नागार्जुन ने ही किया था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है? विभाष शास्त्र, विभाषा शास्त्र, ठीक है, शास्त्र है विभाषा शास्त्र। वसुमित्र कनिष्क के दरबार से संबंध है और वसुमित्र से संबंध आपको 2-3 पॉइंट्स याद होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं के समय में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कश्मीर के कुंडलवन में। और वसुमित्र जो थे वो अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष के रूप में कौन थे? अश्वघोष। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला है हरिसेन। हरिसेन और इनकी मतलब हरिसेन की जो रचना है प्रयाग प्रशस्ति है। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त की वीरता का वर्णन इसमें देखने को मिलता है और हरिसेन जो कि दरबारी कवि थे समुद्रगुप्त के, ठीक है। भारत के नेपोलियन के नाम से इनको जाना गया, समुद्रगुप्त को।
और एक वीडियो हमारी ये भी है, इससे पहले मैंने आपको बताया है जो शासक है उनके उपनाम, ठीक है, जो शासक है उनके उपनाम से संबंधित मैंने एक अलग वीडियो बनाया, अगर आपने उसको नहीं देखा तो ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि अमरकोश, नाम से ही इसमें क्लियर हो जाएगा, अमरकोश अमर सिंह और किनके दरबार में रहते थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ये रहते थे, ठीक है। अगला है 10 कुमार चरित्र, 10 कुमार चरित्र दांडी, दांडी किसके दरबार में, नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे, नरसिंह वर्मन द्वितीय। अगला पॉइंट से विक्रमांक देव चरित्र, विक्रमांक देव चरित्र जो कि विल्हण और विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में ये रहते थे। इसके बाद यहाँ पे एक और है पॉइंट्स, जैसे मिताक्षरा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। विक्रमांक देव चरित्र तो बाई चांस कभी कभी पूछा गया, लेकिन मिताक्षरा हमेशा देखने को मिलता है। मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर और ये भी विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में ही रहते थे। तमिल रामायण के रचयिता किसे माना जाता है, तमिल रामायण के रचयिता कम्बन को माना जाता है, और कम्बन चोल वंश से संबंध रखते हैं, ठीक है, चोल वंश है। आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि चोल वंश के संस्थापक किसे माना जाता है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। अगला पॉइंट्स बनता है पॉइंट्स नंबर 17, यहाँ पे नूह नहीं होगा, नूर होगा, नूर सिपहर, ठीक है, नूर सिपहर, तुगलकनामा और आईने अकबरी, ये किसके द्वारा रचित है, तो अमीर खुसरो के द्वारा रचित है। और अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे, तो अलाउद्दीन खिलजी के साथ साथ ये दिल्ली के 7 सुल्तानों के दरबार में से संबंध रखते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे बस आपको याद रखना है नूर सिपहर, तुगलकनामा, आईने सिकंदरी, ये सभी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बनता है कीर्ताजुनियम। कीर्ताजुनियम बहुत बार पूछा गया। कीर्ताजुनियम के लेखक हैं भारवी और ये यशोवर्मन के दरबार में रहते थे, यशोवर्मन, ठीक है। गीत गोविंद के बारे में आपको क्या बताऊं, ये इतना बार रिपीट हुआ है। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव, और याद रखिएगा लक्ष्मण सेन के दरबार में ये रहते थे, ठीक है, लक्ष्मण सेन। इसके बाद है पॉइंट नंबर 20, पांडुरंग महात्म्य। पांडुरंग महात्म्य जो है ये लिखा गया है तेनालीराम के द्वारा, और ये कृष्णदेवराय के दरबार से संबंध रखते हैं। इसके बाद हमारा पॉइंट 21 आता है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस हो गया, देवी चंद्रगुप्तम या फिर राघवानंद, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है मुद्रा राक्षस, और कभी कभार आपको देखने को मिलता है देवी चंद्रगुप्तम। ये लिखा गया विशाख दत्त के द्वारा, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ये रहते थे, ठीक है, विशाख दत्त। पॉइंट 22, रामचरितमानस गीतावली, तुलसीदास, साथ ही साथ कवितावली, ये भी तुलसीदास याद रखिएगा। विनय पत्रिका और दोहावली, ये सभी के सभी तुलसीदास के साथ संबंध रखते हैं। और तुलसीदास अकबर के समकालीन थे, दरबार में नहीं रहते थे, समकालीन थे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको गलती से वहाँ पे बता दिया था कि दरबारी कवि थे, देखिए ऐसा नहीं था, वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, और किसी स्टूडेंट ने कमेंट भी किया था, तो बट मैं वहाँ पे रिप्लाई नहीं कर पाया। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अकबर के ये समकालीन थे, ठीक है, तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। कभी कभी पेपर में देखने को मिलता है कि तुलसीदास का संबंध किससे है, तुलसीदास मतलब निम्नलिखित में से किसके दरबार से संबंध रखते थे, ऐसा प्रश्न देखने को मिलता है, तो वहाँ पे आप अकबर को टिक कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सूरसागर हो गया, साहित्य लहरी या फिर सुर सरावली, ये तीनों आप यहाँ पे देख रहे हैं। सुर साहित्य आपको मिल रहा है, सूरसागर है, साहित्य लहरी है और सुर सरावली है, तो सूरदास के साथ ये संबंध रखता है, ठीक है, सूरदास। अगला है राज तरंगनी कलहण के द्वारा रचित है, और ये हर्ष के दरबार में रहते थे, हर्ष के दरबार में। इसके बाद है अर्थशास्त्र कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, ये 3 इनके नाम हैं, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, यानी इनके दरबार से संबंध रखते थे चंद्रगुप्त मौर्य से, ठीक है। 26 में क्या, बृहद संहिता हो गया, वृहद जातक और एक पंच सिद्धांतिका। इसमें बृहद संहिता पूछा जाता है और साथ साथ पंच सिद्धांतिका पूछा जाता है, तो वरामिहिर ये याद रखेंगे, वरामिहिर ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद है दैभाग हो गया, जिमूतवाहन इसके लेखक है, दैभाग के रचयिता जिमूतवाहन महिपाल प्रथम के दरबार में रहते थे, और काल विवेक भी इन्हीं की रचना, यानी जिमूतवाहन काल विवेक किसकी रचना है, जिमूतवाहन की, राइट। 28 में पद शाहनामा, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पद शाहनामा। देखिए पद शाहनामा के रचयिता अब्दुल हामिद लाहौरी शाहजहाँ के दरबार से संबंध रखते हैं। शाहनामा ये हाल ही में पूछा भी गया था, शाहनामा फिरदौसी मोहम्मद गजनवी के दरबार से संबंध रखता है, शाहनामा के रचयिता फिरदौसी।
इसके बाद आता है पद्मावत। पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक मोहम्मद जैसी सिरसा सूरी से संबंध रखता है। और लास्ट में यहाँ पे इंपॉर्टेंट कलेक्शन क्या है, किताबुल हिंद। किताबुल हिंद के जो रचनाकार हैं वो अल-बिरूनी है। कालिदास किसके दरबार में रहते थे? एक तरफ यहाँ पे कवि हम कह सकते हैं और दूसरी तरफ हमने शासक को रखा है, ठीक है, शासक को रखा है। तो अब हम बार बार इसमें रिपीट नहीं करेंगे कि कालिदास किसके दरबार में रहते थे, बस कालिदास कहेंगे तो आप समझ जाइएगा कि दरबार की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो कालिदास किसके दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। ये इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे जितने भी लगा रखा है वो कहीं ना कहीं एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और पहले भी पूछे गए, और अगर इसमें कुछ छूट जाता है तो मैं माफ़ी चाहूँगा, आप लोग नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं उसको पिन करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए अब यहाँ पे बात आता है चंद्रबदाई। चंद्रबदाई रचना इनकी क्या थी वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, फिलहाल आप सिर्फ और सिर्फ ये देखिए कि किसके दरबार में रहते थे। चंद्रबदाई जो थे वो पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहते थे, पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहते थे। अब आता है बात बाणभट्ट। बाणभट्ट की बात करें तो ये हर्षवर्धन के दरबार से संबंधित थे, हर्षवर्धन के दरबार में ये रहते थे। हिंसांग, हिंसांग किसके समय में ये आए हुए थे? तो हर्षवर्धन के समय में ही आए हुए थे, चीनी यात्री थे। फाहियान की बात करते, फाहियान भी चीनी यात्री था और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया हुआ था, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया हुआ था। भवभूति इंपॉर्टेंट रहने वाला है, भवभूति यशोवर्मन, ये पॉइंट आपको याद रखना है, यशोवर्मन। राजशेखर किसके दरबार में? तो महेंद्रपाल, राजशेखर महेंद्रपाल। रवि कीर्ति किसके दरबार में? तो पुलकेशिन द्वितीय, रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं अश्वघोष। अश्वघोष हो गया, गुरु पार्श्व हो गए, वसुमित्र हो जाते हैं, चरक जो हो गए और एक नागार्जुन। ये सभी के सभी जो कनिष्क थे उनके दरबार में, कुषाण वंश के शासक कनिष्क के बारे में आप जानते हैं, इनके दरबार से संबंधित थे अश्वघोष, पार्श्व, वसुमित्र, चरक और नागा अर्जुन। हरिसेन, हरिसेन बहुत इंपॉर्टेंट, समुद्रगुप्त, ठीक है, समुद्रगुप्त भारत के नेपोलियन के नाम से फेमस है। अमर सिंह की बात करते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय यहाँ पे करेक्ट होगा, अमर सिंह। उसके बाद यहाँ पे आता है डांडी, डांडी नरसिंह वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन द्वितीय, ये नाम याद रखना है। कम्मन की बात करते हैं जिन्होंने तमिल रामायण की रचना की थी, कम्मन जो कि चोलों के समय से ये संबंध रखते थे। तो चलिए यहाँ पे हम फटाक से रिपीट कर लेते हैं एक बार फिर से। कालिदास किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रबदाई पृथ्वीराज चौहान। बाणभट्ट की बात करते हैं, बाणभट्ट आपके हो गए हर्षवर्धन, बाणभट्ट हर्षवर्धन। हिंसांग किसके दरबार में हुए थे? जल्दी जल्दी रिपीट करिए। हिंसांग हर्षवर्धन के समय में। फाहियान किसके समय में? तो फाहियान आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। भवभूति, भवभूति यहाँ पे यशोवर्मन। राजशेखर हो गए किसके दरबार में? महेंद्रपाल, प्रतिहार जो शासक थे महेंद्रपाल, उनके समय में। रवि कीर्ति की बात करते हैं, रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय। अश्वघोष चरक, अश्वघोष चरक हो गया, पार्श्व हो गया, नागार्जुन, वसुमित्र, ये सभी के सभी कनिष्क के दरबार में। हरिसेन समुद्रगुप्त। अमर सिंह की बात करते तो ये फिर से चंद्रगुप्त द्वितीय आ जाएंगे। डांडी नरसिंह वर्मन द्वितीय, कम्बन चोल। तो ये इस तरह के लाइन आपका कंप्लीट हो गया, इधर के हमने सारी चीजों को देख लिया। अब बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट्स पे। सेकंड पॉइंट्स में विलहन हो गया या फिर विज्ञानेश्वर। विलहन थे और एक विज्ञानेश्वर थे, इनकी दोनों रचनाओं भी काफी इंपॉर्टेंट है, वो हम किसी और वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए विक्रमादित्य षष्ठ यानी विक्रमादित्य छठे के दरबार में रहते थे विलहन और विज्ञानेश्वर। इसके बाद यहाँ पे आता है सोमदेव, ठीक है, सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ सोमदेव। अमीर खुसरो नाम आपने बहुत बार सुना होगा। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के साथ साथ दिल्ली के 7 अलग अलग शासकों के समय से ये संबंधित थे। श्रीपोन की बात करते हैं, श्रीपोन कृष्ण तृतीय, श्रीपोन कृष्ण तृतीय, राष्ट्रकूट के शासक कृष्ण तृतीय। भारवी कौन किसके समय में? तो ये यशोवर्मन, भारवी यशोवर्मन। और यहाँ पे हमने देखा था क्या, भवभूति भी यशोवर्मन के समय के थे। जयदेव, जयदेव जिनकी रचना काफी महत्वपूर्ण है, गीत गोविंद नाम याद है ना, गीत गोविंद। जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबार में। तेनालीराम बहुत बार सुना आपने, तो कृष्णदेवराय के समय से संबंध है तेनालीराम। उसके बाद यहाँ पे विशाखदत्त, विशाखदत्त इनकी रचना क्या थी? सबसे इंपॉर्टेंट मुद्रा राक्षस। तो यहाँ पे देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय। अब यहाँ पे अकबर के कुछ नवरत्न भी हैं और यहाँ पे उनके दरबार में कुछ और भी जो सुशोभित करते थे वो, जैसे यहाँ पे देखिए तुलसीदास होगा, मैंने दार लिख दिया, तो तुलसीदास इनके समय में रहते थे, जबकि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। ये दोनों बहुत बार इंपॉर्टेंट है, दोनों बार पूछा जाता है। तो तुलसीदास अकबर के संबंध में, जबकि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। नाम याद रखेंगे। बीरबल तो आपको पता ही है, तानसेन इनके नवरत्नों में से एक थे, बीरबल नवरत्नों में से एक थे। बैजू बाबरा, अबुल फजल, फैजी, अब्दुल रहीम खाने खाना, बदायूनी और टोडरमल, ये सभी के सभी अकबर के दरबार से संबंध रखते हैं।
तो चलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं। क्या यहाँ पे विल्हड़ और विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य षष्ठ यानी कि विक्रमादित्य छठे की बात है। सोमदेव का विग्रहराज चतुर्थ, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी, श्री पोन की बात करते हैं, कृष्ण तृतीय भारवी यशोवर्मन, जयदेव लक्ष्मण सेन, तेनालीराम कृष्णदेवराय, विशाखदत्त चंद्रगुप्त द्वितीय। अकबर के समान में यहाँ पे आप देख सकते हैं बीरबल, तानसेन, तुलसीदास, बैजू बाबरक, अब्दुल रहीम खाने खाना, मुल्ला दो प्याजा होता है, बदायूनी हो गया, फैजी हो गया, टोडरमल हो गए, ये सभी अकबर के दरबार से संबंध रखते हैं। अब यहाँ पे है कलहण हर्ष के समय से संबंधित है। हर्ष यानी कलहण के संबंध की रचना क्या थी? राज तरंगिणी इंपॉर्टेंट रहता है। अब इसके बाद है कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य। कौटिल्य जो थे जिनको हम लोग विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं, चाणक्य के नाम से जानते हैं, वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे कौटिल्य, ठीक है। और इनके समय मेगास्थनीज भी था, मेगास्थनीज ये नाम याद रखिएगा, इंडिका इनकी रचना थी, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे है वरामिहिर और धन्वंतरी दोनों का संबंध हो जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ। वरामिहिर और धन्वंतरी दोनों का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ। इसके बाद ब्रह्मगुप्त जो थे वो हर्षवर्धन, और हर्षवर्धन ने हमने एक और क्या देखा था? बाणभट्ट, ठीक है। हर्षवर्धन के साथ बाणभट्ट और ब्रह्मगुप्त। जीमूतवाहन, ध्यान दीजिएगा, जीमूतवाहन का संबंध महिपाल प्रथम। इसके बाद है पतंजलि पुष्यमित्र शुंग, पतंजलि का संबंध पुष्यमित्र शुंग, ये नाम इंपॉर्टेंट है। अब्दुल हामिद लाहौरी शाहजहां के समय से संबंध है, अब्दुल हामिद लाहौरी शाहजहां के समय से। फिरदौसी हो गया, अलबरूनी हो गया, उतबी हो गया, ये तीनों का संबंध हो जाता है मोहम्मद गजनवी के साथ। और अल्सानी पेदाना जो थे वो अष्टदिग्गजों में से, कृष्णदेवराय के अष्टदिग्गजों में से एक थे, कृष्णदेवराय के साथ संबंध रखते हैं अल्सानी पेदाना, ये नाम याद रखिएगा। तो इधर का भी एक बार रिपीट कर लेते हैं। चलिए, कलहण जो थे वो हर्ष के दरबार में रहते थे। उधर की बात करते कौटिल्य, चाणक्य कह सकते हैं, विष्णुगुप्त या फिर मेगास्थनी, दोनों की बात करें तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं वरामिहिर और धन्वंतरी, ये आपका चंद्रगुप्त द्वितीय हो गए। ब्रह्मगुप्त, हर्षवर्धन, जीमूतवाहन, महिपाल प्रथम, पतंजलि, पुष्यमित्र शुंग, अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहां के समय से संबंध है। फिरदौसी, उतबी या फिर अलबरूनी, इनका संबंध हो जाता है मोहम्मद गजनवी के साथ। और लास्ट में हम यहाँ पे देख रहे हैं अल्सानी पेदाना, ये कृष्णदेवराय के साथ संबंध रखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्वेश्चंस डायरेक्ट पहले ये पूछा जाएगा कि बिहार पंचायत राज अधिनियम जो कि कब पारित हुआ, तो ये 2006 में लागू हुआ था, 2006 में आया था अधिनियम। तो ये चीज़ याद आएगा, पहला चीज़ कि 2006 में, क्योंकि डायरेक्ट ये क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है, प्रैक्टिस सेट अगर हमने लगाया है तो देखा है, ठीक है। अब वहाँ पे बात करते हैं इसके आगे के जो भी पॉइंट्स होंगे, बस इसी पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिएगा, इसमें ज़्यादा कुछ और अब डीपली नहीं पढ़ना है। अगर आप डीपली पढ़ने लगोगे, जो बिहार सरकार की तरफ से आया है, तो वो बहुत ज़्यादा जो कि लंबा है यार, 140 पेज से भी ज़्यादा है, तो उतना नहीं करना है हमें। बस फिलहाल लास्ट टाइम पे इतना सारी चीज़ों को पढ़ लीजिए, इतना से काम चल जाएगा। और अगर अधिक जानना है, फिलहाल आपके पास टाइम है तो भाई पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, पहला पॉइंट कि ग्राम सभा की जो बैठक होती है, ग्राम सभा की बैठक की जो अवधि होती है वो कितनी होती है? पहला प्रश्न ये कि ग्राम सभा की बैठक की जो अवधि होती है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये समय समय पर होती रहेगी, समय समय पर होगी, ये बात कही गई है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि दो बैठकों के बीच का जो अंतराल होना चाहिए वो 3 महीने से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ध्यान रखेंगे कि ये जो आपका बैठक होगा वो समय समय पर होगा, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि दो बैठकों के बीच का जो अंतराल होना चाहिए वो 3 महीने से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते कि ग्राम सभा की बैठक की जो सूचना होती है, कि ग्राम सभा की बैठक होने वाली इसकी सूचना जो कि कैसे दी जाएगी, तो इसकी सूचना ग्राम पंचायत कार्यालय में जो कि कोई नोटिस चिपका कर दी जाती है, या फिर कह सकते हैं डुगडुगी पिटवा करके दी जाती है। डुगडुगी पिटवा कर आपने देखा होगा कि गाँव में क्या होता है ना कि ढोल लेकर के उस तरह से, ये चीज़ आपने देखा होगा। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि ग्राम सभा की बैठक की जो सूचना होगी ग्राम पंचायत कार्यालय में चिपका दी जाती है या फिर डुगडुगी पिटवा करके दी जाती है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बैठक की हम लोग बात कर रहे हैं ग्राम सभा की, तो यहाँ पे पॉइंट्स पूछा जा सकता है कि बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं। बैठक की अध्यक्षता ग्राम पंचायत के जो मुखिया होते हैं वो करेंगे। ग्राम पंचायत के मुखिया जो होंगे वो इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अगर बाय द वे मुखिया अनुपस्थित है तब कौन करेंगे, तो इनसे जो नीचे है उप मुखिया वो करेंगे। तो ये 2 पॉइंट्स आपको यहाँ से ध्यान रखना है। यानी ग्राम सभा की अवधि कितनी होती है
अवधि समय समय पर होगी, लेकिन 2 बैठकों के बीच के जो अंतराल होना वो 3 महीने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ग्राम सभा की बैठक की सूचना किस तरह से दी जाती है? ग्राम पंचायत कार्यालय में चिपका करके, नोटिस चिपका करके या फिर डुगडुगी पिटवा करके दी जाती है। बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपका वीवीआई यही है कि बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे? ग्राम पंचायत के मुखिया करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट ये बनता है कि ग्राम सभा की जब कोरम, जैसे कि बैठक में जो कोरम होता है कि इतना अनिवार्य होना चाहिए, तो गढ़पूर्ति कितनी होनी चाहिए? कोरम। तो ग्राम सभा के कुल सदस्यों के 20वें भाग होना चाहिए, 20वें भाग होने चाहिए, ये चीज ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है। कितना? तो 20वें भाग होना चाहिए। ठीक है, 20वें भाग होना चाहिए। महिलाओं के लिए आरक्षण की बात कितनी की गई है? जैसे अगर आपने पंचायती राज अधिनियम तो देखा है, पंचायती राज जैसे 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जो पंचायती राज है, उसमें महिलाओं के लिए आरक्षण 33% की बात की गई थी, लेकिन बिहार पंचायत अधिनियम 2006 में ये जो बात कही गई है वो 50% हो गया। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, एकदम वीवीआई उसको याद रहेगा, 50%। ठीक है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि ग्राम पंचायत का जो सदस्य होते हैं, ग्राम पंचायत का सदस्य अपना इस्तीफा किसे देंगे? ग्राम पंचायत के सदस्य अपना इस्तीफा मुखिया को देते हैं। किसे देंगे? मुखिया को देंगे। राइट। अब यहाँ पे देखिए कि ग्राम पंचायत की जो अवधि होगी वो कितनी होगी? ग्राम पंचायत की अवधि, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्ष होगी। पंचायत की बैठक कब से, ये नहीं पूछा था कि कब, कितने वर्ष का होता है, पूछा आपसे ये जाता है ज़्यादातर ऑप्शंस में आप यही देखोगे कि पंचायत की बैठक की पहली तिथि से। ठीक है, पंचायत की बैठक की पहली तिथि से, और यही सभी में होता है, ग्राम सभा हो या फिर ग्राम पंचायत हो या फिर जिला परिषद हो, सभी का कंडीशन यही है कि पंचायत की बैठक यानी कि बैठक की पहली तिथि से ये होता है, निर्धारित किया था 5 वर्ष। राइट। अब यहाँ पे की बैठक जो होता किसके द्वारा बुलाई जाती है? तो ग्राम पंचायत की बैठक मुखिया के द्वारा बुलाई जाती है। ये चीज़ याद रखेंगे, इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा, एक भी ऐसा नहीं है कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन पूछे जाए। अब ये कि ग्राम पंचायत जो क्षेत्र घोषित किया जाता है कि हाँ ये जो क्षेत्र होगा ग्राम पंचायत से घोषित किया जाता है, तो इसके लिए शर्त होता है कितनी जनसंख्या होनी चाहिए। तो ग्राम पंचायत क्षेत्र घोषित करने का जो निर्णय लिया जाता है कि जिस क्षेत्र की जनसंख्या, ध्यान रखेंगे कि जिस क्षेत्र की जनसंख्या यथासंभव 7000 के निकटतम होती है, तब उस क्षेत्र को ग्राम पंचायत क्षेत्र का दर्जा मिलता है। ये इसका शर्त है, 7000 होने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, 7000। एक प्रश्न यहाँ पर यह भी है कि प्रत्येक प्रखंड के लिए एक पंचायत समिति होगी, प्रत्येक प्रखंड के लिए एक पंचायत समिति होगी। ये कथन में पूछा जाने की चांसेस है कि निम्नलिखित में से कौन सी पॉइंट्स गलत है, सही है, तो उस वक्त आपको वो ध्यान रखना है कि प्रत्येक प्रखंड के लिए एक पंचायत समिति होती है। इसके बाद अगला पॉइंट ये है कि पंचायत समिति भंग है तो ध्यान रखिएगा कि अगर पंचायत समिति 5 वर्ष से पहले भंग हो जाती है तो नॉन निर्वाचित जो समिति का कार्यकाल होगा वो कितना होगा? जैसे तो आपने देखा कि 5 वर्ष का होता है, लेकिन बाय द वे अगर बीच में भंग हो जाती है तब कितना होगा? तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जितना भंग हुई पंचायत समिति का शेष कार्यकाल बचा हुआ, यानी अगर 5 वर्ष का था, 3 वर्ष कंप्लीट होने के बाद जो कि ये भंग हो जाता है तो शेष तो 2 वर्ष बचा है ना, तो शेष 2 वर्ष जब बचा है तो इसको जब नवनिर्वाचित जो मतलब कि कार्यालय समिति जो बनेगी, पंचायत समिति बनेगी नवनिर्वाचित, तो उसको सिर्फ 2 वर्ष के लिए ही मान्यता मिलेगी, ना कि 5 वर्ष के लिए। ये चीज़ ध्यान रखना है, 2 वर्ष के लिए मिलेगी। 2 वर्ष के बाद जब 5 वर्ष कंप्लीट हो जाता है तो फिर से आपका जो नया निर्वाचित चुनाव होने वाला है वो जिस तरह से होगा वो होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। इसके बाद अगला पॉइंट हमारा ये बनता है, ध्यान पे देखिएगा, जितना भंग हुई पंचायत समिति का शेष जो कार्यकाल है वो होगा। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा ग्राम पंचायत को हटाने के लिए ध्यान रखिएगा कि अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा अगर ग्राम प्रधान को हटाना हो, उसके लिए ग्राम पंचायत के मतदाताओं की बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे? तो बैठक की अध्यक्षता जिला पंचायत पदाधिकारी करेंगे, जिला पंचायत पदाधिकारी करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से फटाफट से रिपीट कर लेते हैं। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की बात है, 2006 ध्यान रखना है। ग्राम सभा की बैठक की अवधि कितनी होती है? समय समय पर होगी, लेकिन ये ध्यान रखना है कि 2 बैठकों के बीच के अंतराल 3 महीने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप चाहो तो देखिए स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ग्राम सभा की बैठक की सूचना ग्राम पंचायत कार्यालय में चिपका दी जाती है या फिर डुगडुगी पिटवा करके ये सूचना दी जाती है। ग्राम सभा के कोरम के लिए कितने सदस्य होने चाहिए? तो ग्राम सभा के कुल सदस्यों के 20वें भाग होने चाहिए, 20वें भाग। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट रहेगा, 20वें भाग। ग्राम पंचायत का सदस्य है, या फिर हम यहाँ पे पहले ये देखें कि ग्राम जो सभा थी इसकी बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे? तो ग्राम पंचायत के मुखिया करते हैं। ग्राम पंचायत का सदस्य अपना इस्तीफा मुखिया को देता है। यह चीज़ आगे बढ़े हैं। ग्राम पंचायत का जो अवधि होती है वो 5 वर्ष निर्धारित होती है, लेकिन कब से? तो पंचायत की बैठक की पहली तिथि से बैठक मुखिया के द्वारा बुलाई जाती है। क्षेत्र की घोषणा तब की जाएगी जब उस क्षेत्र की जनसंख्या 7000
के आसपास हो, निकटतम हो। ठीक है, पंचायत समिति भंग होने पर नवनिर्वाचित समिति का कार्यकाल कितना होगा? जितना भंग हुई पंचायत समिति का शेष कार्यकाल बचा हुआ है। महिलाओं के लिए आरक्षण कितना प्रतिशत है? 50% के आरक्षण की बात की गई है, और प्रत्येक प्रखंड के लिए एक पंचायत समिति होगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि पंचायत राज समिति संबंधित सारे जो पॉइंट्स होंगे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कवर हो गए होंगे, लेकिन जितना हमने देखा है अब तक वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है। फिर भी अगर आपको लगता है कि इतना से काम नहीं बनने वाला, तो भैया मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बिहार सरकार की तरफ से जो अधिनियम जारी की गई है 2006 का पूरा एक लिस्ट PDF आप उसको पढ़ लीजिएगा। हो सके तो मैं उस PDF को टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, लेकिन हमारे तरफ से जो हो सकता है मैं इससे ज़्यादा आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि इतना पढ़ लीजिए, इतना काफ़ी है, इतना से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। मेन जो क्वेश्चंस बनते हैं यही सब बनते हैं जो कि हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी नुसंतारा, जो कि हाल ही में नया राजधानी बना है जकार्ता से चेंज करके, और पूछा है कि किस द्वीप पर बना है नुसंतारा, तो ये बोर्नियो द्वीप पर बना है। इसकी मुद्रा होता है रुपया। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर किसी किसी का मुद्रा एक साथ मैच करता है, जैसे रुपया यहाँ पर भी दिख रहा है, रुपया यहाँ पर भी दिख रहा है, तो हम कहते हैं जैसे इंडोनेशियाई रुपया हो गया, इसको कहेंगे हम लोग पाकिस्तानी रुपया, इस तरह से कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम वान देख रहे हैं, तो यहाँ पे कहेंगे उत्तरी कोरिया वान, यहाँ पे दक्षिणी कोरिया वान, इस तरह से कहा जाता है। मतलब सेम रहता है तो उसके कंट्री के नाम को इंक्लूड करके कहा जाता है। चलिए फिलहाल हम बढ़ते हैं सेकेंड। जापान की राजधानी टोक्यो, मुद्रा होता है क्या? एन, मुद्रा एन। ठीक है, चीन के कंडीशन में क्या है? चीन के कंडीशन में युआन होता है, ये ध्यान रखिएगा, चीन के कंडीशन में युआन। फिलीपींस की राजधानी मनीला और इसकी मुद्रा हो जाती है पीसो। ठीक है, इसके बाद है वियतनाम की राजधानी हनोई और इसकी मुद्रा हो जाती है डॉग। नया नाम हो गया तुर्की का, नया नाम तुर्की, जिसकी राजधानी हो है अंकारा और इसकी मुद्रा है लीरा। ठीक है, मुद्रा लीरा। बात करते हैं ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान और इसकी मुद्रा है रियाल। अब उसके बाद आता है हमारा थाईलैंड। तो थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक और इसकी मुद्रा हो जाती है बहत। ठीक है, इसकी मुद्रा हो जाती है बहत। इसके बाद है म्यांमार की राजधानी नेपिडा और मुद्रा हो जाता है कयात। ठीक है, कयात। उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग होता है, प्योंगयांग इस तरह से, और इसकी मुद्रा है वान। और दक्षिण कोरिया के सियोल, ज़्यादातर पूछा जाता है आपका यही, दक्षिण कोरिया सियोल, याद रखिए। इराक की राजधानी होता है बगदाद और मुद्रा दिनार। अफगानिस्तान काबुल और अफगानी मुद्रा हो गया। पाकिस्तान इस्लामाबाद और इसका भी पाकिस्तानी रुपया। मलेशिया के कुआलालंपुर और इसकी मुद्रा रिंगिट लिखता है, कहीं रिंगित लिखता है। ठीक है, यमन सना हो जाता है इसकी राजधानी और इसकी मुद्रा रियाल। ठीक है, चलिए एक बार रिपीट करते हैं। इंडोनेशिया नुसंतारा रुपया हो गया, जापान की राजधानी टोक्यो और इसकी मुद्रा येन। फिलीपींस की राजधानी मनीला, राजधानी हो गया पीसो। वियतनाम हनोई, मुद्रा डॉग। तुर्की की बात करते हैं अंगारा, लीरा हो जाता है। ईरान की राजधानी हो जाता है आपका तेहरान और मुद्रा हो गया रियाल। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक और मुद्रा बहत। म्यांमार की राजधानी नेपिडा और इसकी मुद्रा हो जाता है कयात। ठीक है, उसके बाद आता है उत्तर कोरिया प्योंगयांग, मुद्रा हो गया वान। दक्षिण कोरिया का सियोल, मुद्रा वान। इराक बगदाद दिनार। अफगानिस्तान की बात करें तो काबुल और अफगानी मुद्रा हो गया। पाकिस्तान इस्लामाबाद रुपया। मलेशिया कुआलालंपुर रिंगित। यमन का साना और उसका मुद्रा रियाल। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। चलिए इसके बाद आते हैं, इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद क्या है? उज्बेकिस्तान। यहाँ पे देखिए जो 5 दिख रहा है आपको, ये 5 हमेशा मतलब रिपीट होते रहते हैं और थोड़ा सा कंफ्यूज भी करते हैं, तो इनको अच्छे से याद रखने की कोशिश करेंगे। उज्बेकिस्तान की राजधानी हो जाता है ताशकंद। ठीक है, ताशकंद, मुद्रा हो गया सोम। कजाकिस्तान की बात करें तो नूर सुल्तान नया नाम चेंज हुआ था और इसकी मुद्रा है टेंगे। ठीक है, टेंगे। ताजिकिस्तान की बात करें तो दुसानवे, सोमानी इसकी मुद्रा है। उसके बाद आता है किर्गिस्तान बिस्केक, इसकी मुद्रा सोम। ठीक है, उज्बेकिस्तान की मुद्रा भी सोम, किर्गिस्तान की मुद्रा भी सोम। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है तुर्कमेनिस्तान के असागाबाद, मन्नत इसकी जो कि राजधानी हो जाती है मन्नत। इसके बाद है अजरबैजान का बाकू और इसकी राजधानी भी इसकी मुद्रा भी मन्नत। सीरिया दशमिक और इसकी मुद्रा पौंड। और कंबोडिया की बात करते हैं, कंबोडिया नहोम पेन होता है, कंबोडिया की राजधानी नहोम पेन।
मुद्रा रियाल या फिर रियल लिखा जाता है। बांग्लादेश जो कि टाका मुद्रा हो गया। भूटान थिम्पू। न्यूगल्ट्रम याद रखिएगा, न्यूगल्ट्रम, ठीक है। और इससे मिलता जुलता जो नाम होता है इजराइल का होता है न्यू शेकेल, मुद्रा होता है न्यू शेकेल, ठीक है। चीन की हमने बात कर लिया था, बीजिंग और यूनान। श्रीलंका जयवर्धने पूरा कोट्टा, और ये आपका श्रीलंकाई रुपया। बहरीन मनामा मुद्रा हो गया दिनार। मलेशिया उलान बटोर लिखता है, कहीं उलान बटोर लिखता है, तो ये इसकी मुद्रा होती है तुगरिक, ठीक है, तुगरिक। मालदीव माले राजधानी और मालदीव रुपया। कुवैत सिटी दिनार यहाँ पे हो जाता है। एशिया में दो ऐसे कंट्री जिनका नाम सेम टू सेम है, मतलब कुवैत है तो कुवैत सिटी, और सिंगापुर का सिंगापुर सिटी होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद इजराइल, जहाँ की राजधानी होता है जेरूसलम और मुद्रा है न्यू शेकेल। जॉर्डन की राजधानी हो जाता है अस्मान, दिनार इसकी मुद्रा है। यूएई संयुक्त अरब अमीरात, अबू धाबी इसकी राजधानी, दिहरम इसकी मुद्रा। ताइवान की बात करते हैं तो ताइपे इसकी राजधानी और डॉलर इसकी मुद्रा। कतर जो कि दोहा होता है इसकी राजधानी, रियाल इसकी मुद्रा है। ब्रुनेई बंदर सेरी इसकी राजधानी, डॉलर इसकी मुद्रा है। साइप्रस इंपॉर्टेंट है, साइप्रस ध्यान रखिएगा, निकोसिया, साइप्रस की राजधानी निकोसिया और इसकी मुद्रा होता है पाउंड। हांगकांग की बात करते हैं, विक्टोरिया इसकी राजधानी है, डॉलर इसकी मुद्रा है। ओमान मस्कत इसकी राजधानी है, रियाल इसकी मुद्रा है। सऊदी अरब क्या है, सऊदी अरब का रियाद होता है, रियाल इसकी मुद्रा है। रियाद मुद्रा है, सॉरी रियाद राजधानी है, रियाल इसकी मुद्रा है, ध्यान रखेंगे। और सिंगापुर का तो सिंगापुर सिटी और डॉलर इसकी मुद्रा है। तो देखिए एशिया महाद्वीप से आपको इन सभी देशों के नाम, इसकी राजधानी और इसके मुद्रा को याद रखने, क्योंकि अगर क्वेश्चंस बनेंगे एशिया महाद्वीप से तो यही कंट्रीज आपको देखने को मिलेगा पेपर में, क्योंकि ये कंट्रीज जो है एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते रहते हैं और हाईलाइटेड कंट्रीज भी हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। तो अब हम सेकेंड पॉइंट पे आते हैं और इसमें देखेंगे यूरोप के जो भी कंट्रीज़ हैं और जो भी उनकी कैपिटल और उनकी करेंसी है उनके बारे में देखने वाले, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि यूरोप, अगर हम सातों महाद्वीप के बारे में बात करें तो यूरोप जो कि जनसंख्या के अकॉर्डिंग एशिया और अफ्रीका के बाद तीसरे नंबर पे आता है, ठीक है। लेकिन ये एशिया से पूरी तरह से अच्छे तरीके से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम सेकंड नंबर पे इसके बारे में बात कर लेते हैं। और इसमें बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि हमेशा चर्चा में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे उठाया अंडोरा। अंडोरा हमने सबसे पहले इसलिए उठाया क्योंकि ये IMF का सबसे नवीनतम सदस्य है, IMF का सबसे नवीनतम सदस्य यानी 190वां सदस्य है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है अंडोरा। तो अंडोरा की राजधानी क्या है, अंडोरा ला बेला, मुद्रा हो जाती है यूरो, ठीक है, यूरो। ज़्यादातर जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, सॉरी अफ्रीकन नहीं, यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं वो यूरो मुद्रा को अपनाई हुई है, तो यहाँ पे आपको याद रखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। मैंने एक अलग ट्रिक भी बनाया था, जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं यूरोप के जिन्होंने यूरो मुद्रा को अपनाया हुआ, आप उस ट्रिक से याद कर सकते हैं। मैंने एक ट्रिक बना रखी है, आप चाहो तो हमारे वीडियो में सर्च कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं सेकेंड पॉइंट, अल्बानिया की राजधानी तिराना। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, पेपर में पूछा जाता है। तो इसकी मुद्रा हो जाती है लेक, ठीक है, लेक। आइसलैंड की राजधानी रिकजाविक होता है, रिकजाविक। क्रोना इसकी मुद्रा है, क्रोना, ठीक है, क्रोना, ये ध्यान रखिएगा। इटली रोम इसकी राजधानी, यूरो इसकी मुद्रा हो जाती है। पहले लीरा हुआ करता था लेकिन अब इसकी मुद्रा रोम है। एस्टोनिया की राजधानी हो जाती है तालीन, एस्टोनिया की राजधानी तालीन और इसकी मुद्रा है यूरो, ठीक है। ऑस्ट्रिया जो कि इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना और यूरो इसकी मुद्रा है। वियना जो ओपेक कंट्रीज़ हैं, ओपेक जो पेट्रोलियम निर्यातक संगठन है, उनकी यहाँ पे जो कह सकते हैं ना मुख्यालय है यहीं पे वियना में। क्रोएशिया की जो राजधानी है वो क्या है, जाग्रेब, मुद्रा क्रोना। और जर्मनी की जो मुद्रा है, जर्मनी मुद्रा होती है यूरो लेकिन इसकी राजधानी है बर्लिन, ठीक है, बर्लिन। डेनमार्क की बात करते हैं, डेनमार्क कोपेनहेगन और इसकी मुद्रा है क्रोन, ठीक है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन और इसकी मुद्रा है क्रोन, ये चीज़ याद रखेंगे। नीदरलैंड एम्स्टर्डम, मुद्रा यूरो हो जाता है। पुर्तगाल पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, मुद्रा यूरो। नॉर्वे ओस्लो और क्रोन यहाँ से हो जाता है इसकी मुद्रा। ध्यान रखिएगा आइसलैंड की क्रोना होता है लेकिन इसका क्रोन होता है। फिनलैंड जो कि बार बार पूछा जाता है, हेलेंस्की, मुद्रा यूरो। फ्रांस तो आपको पता ही है। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया और इसकी मुद्रा होती है
लेव। तो इन सभी को याद रखेंगे। चलिए इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं बेलारूस। बेलारूस जो कि ब्रुसेल्स इसकी राजधानी, यूरो मुद्रा। मॉन्टेनिग्रो ध्यान देगा, मॉन्ट्रियल जो होता है वो कनाडा में स्थित है, लेकिन यहाँ पे मॉन्टेनिग्रो की बात करते हैं हम लोग, पोर्टगोरिका इसकी राजधानी है, पोर्टगोरिका। यूक्रेन की बात करते हैं, क्यू इसकी राजधानी, और रिविनिया जो होता है इसकी मुद्रा होता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में चर्चा में है, बहुत ज़्यादा चर्चा में, तो इसको याद रहेगा, रिविनिया। यूनाइटेड किंगडम इसकी राजधानी, जो कि ब्रिटेन कह सकते हैं, ब्रिटेन यानी कि लंदन, ठीक है। मतलब कि यूनाइटेड किंगडम जो होता है, यूनाइटेड किंगडम इसको हम लोग लंदन, ब्रिटेन इसकी राजधानी हो जाती है। पाउंड स्टर्लिंग इसकी मुद्रा है, याद रखेगा। जो लंदन है यूरोप का सबसे बड़ा शहर भी माना जाता है, इसे याद रखें। यूनान, एथेंस, मुद्रा यूरो। रूस की बात करते हैं, मॉस्को, ठीक है, सबसे बड़ा, जो कि क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा यही है आपका, तो रूबल इसकी मुद्रा है। रोमानिया बुखारेस्ट और रोमेनियन ल्यू होता है, रोमेनियन ल्यू। लग्जमबर्ग इसकी राजधानी भी लग्जमबर्ग, मुद्रा यूरो। लताविया, रीगा याद रखिएगा, लताविया की रीगा, यूरो इसकी मुद्रा है। सर्बिया इंपॉर्टेंट है, सर्बिया, बेलग्रेड, दिनार मुद्रा हो जाता है। स्पेन, मैड्रिड, ये इंपॉर्टेंट है, यूरो इसकी मुद्रा है। स्लोवाकिया जो कि ब्रातिस्लावा याद रखिएगा, ब्रातिस्लावा, ठीक है। स्लोवाकिया नाम बहुत अच्छा लगता है कहने में, तो ब्रातिस्लावा यूरो। और स्लोवेनिया जो कि जुबल जाना होता है, यूरो इसकी मुद्रा है। स्विट्जरलैंड, बर्न, तो ये तो याद ही रखना है, फ्रैंक इसकी मुद्रा है। और स्वीडन, स्टॉकहोम, कोरोना इसकी भी है, और डेनमार्क की भी है कोरोना, ठीक है। हंगरी, बुडापेस्ट जो कि इसकी मुद्रा कह सकते हैं ना, फोरिंट, ठीक है, फोरिंट। और लास्ट में वेटिकन सिटी जो कि सबसे छोटा है, ये ध्यान रखिए, वेटिकन सिटी की राजधानी वेटिकन सिटी, मुद्रा यूरो हो जाता है। तो ये हमने यूरोप के बारे में जो भी हमें कंट्रीज याद रखने थे वो हमने यहाँ पे देख लिया। इसकी देश देखिए, राजधानी और मुद्रा, इन सभी को अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग इसके आगे की। अब इसके आगे हम देखते हैं उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में जो भी देश हैं उनकी राजधानी और उनकी मुद्रा के बारे में। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उत्तरी अमेरिका से। तो उत्तरी अमेरिका से आपको इतने सारे देशों के नाम याद रखने हैं और उनके साथ साथ उनके मुद्रा को देख रहा है। तो देखिए सबसे पहले कनाडा जो कि ओटावा इसकी राजधानी है और इसकी मुद्रा डॉलर। कनाडा से एक मिलता जुलता नाम आपको देखने को मिलता है ग्रेनाडा, ठीक है, ग्रेनाडा। इसका सेंट जॉर्ज होता है, इसकी मुद्रा भी डॉलर होती है, ठीक है। कोस्टारिका नाम सुना होगा आपने, कोस्टारिका सन जोन्स जो कि होता है आपका कोलन। और इसी से मिलता जुलता यहाँ पर भी आपने देखा एंटीगुआ और बारबुडा, ये आपका सेंट जोन्स इसका, और कोलन इसकी भी मुद्रा होती है। अल साल्वाडोर हाल ही में चर्चा में है, क्यों चर्चा में है, तो क्योंकि इसने सबसे पहले बिटकॉइन को आधारित मुद्रा के रूप में अपनाया था। इसकी राजधानी हो जाती है सैन साल्वाडोर, ठीक है। अल साल्वाडोर राजधानी अल साल्वाडोर देश और सैन साल्वाडोर इसकी मुद्रा हो जाती। अल साल्वाडोर जो कि देश है और इसकी मुद्रा है डॉलर और राजधानी सैन साल्वाडोर। ग्वाटेमाला सिटी होता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्वाटेमाला की जो मुद्रा है क्वेटजल, याद रखिएगा क्वेटजल। क्यूबा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्यूबा, हवाना, पीसो मुद्रा हो जाता है। पनामा सिटी, बालबोआ, ठीक है। बारमूडा हैमिल्टन होता है, बारमूडा का हैमिल्टन, और डॉलर इसकी मुद्रा है। बारबाडोस ब्रिजटाउन, डॉलर इसकी मुद्रा है। मैक्सिको सिटी, पीसो इसकी मुद्रा है। यूएसए की बात करते हैं तो वाशिंगटन डीसी और डॉलर इसकी मुद्रा है। जमैका किंगस्टन, डॉलर इसकी मुद्रा है। और यहाँ पे प्यूर्टोरिको सान जुआन, डॉलर इसकी मुद्रा है। तो उत्तरी अमेरिका से आपको इतने सारे देशों के नाम याद रखने हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाएगा, तो इसी से पूछा जाएगा। चलिए अब इसके बाद आता है दक्षिण अमेरिका में क्या क्या हमें याद रखना है, तो ब्राज़ीलिया इसकी राजधानी, रियल इसकी मुद्रा है। चिली जो कि हमेशा पूछा जाता है, सेंटियागो राजधानी, पीसो इसकी मुद्रा है। इक्वाडोर, क्विटो इसकी राजधानी, और सुक्रे इसकी मुद्रा होती है, ठीक है, ये याद रखेंगे। वेनेजुएला इंपॉर्टेंट है क्योंकि दक्षिण अमेरिका का प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। कराकस इसकी मुद्रा है और यहाँ पे बोलीवर इसकी मुद्रा हो जाती है, ठीक है। कराकस इसकी राजधानी, बोलीवर इसकी मुद्रा है। अर्जेंटीना की बात करते हैं, अर्जेंटीना, ब्यूनस आयर्स और अर्जेंटीनो इसकी मुद्रा है। पेरू राजधानी लीमा, और कोलंबिया बोगोटा, पीसो इसकी मुद्रा है। गुयाना की बात करते हैं, जॉर्ज टाउन, गुयाना, डॉलर इसकी मुद्रा है। पराग्वे
जो कि असनसियान हमेशा उरुग्वे पूछा जाता है, लेकिन याद रखिए पराग्वे भी, उरुग्वे का होता है मोंटेविडियो और पराग्वे का होता है असनसियान, ठीक है। और बोलीविया लापाज, बोलीविया की राजधानी लापाज, और बोलीपियानो इसकी मुद्रा हो जाती है। फ्रेंच गुयाना कोएने, और इसकी मुद्रा होती है फ्रैंक। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर सिर्फ और सिर्फ गुयाना पूछे तो जॉर्ज टाउन, और फ्रेंच गुयाना पूछे तो कोएने, ये याद रखना है, राइट। तो अब इसके आगे हम बढ़ते हैं और बाकी के जो हैं उनको भी देख लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस स्लाइड में हम लोग देखने वाले हैं अफ्रीका के जो महत्वपूर्ण देश है और उनकी राजधानी के साथ साथ उनकी मुद्राओं को देखेंगे, जहाँ से क्वेश्चंस बनने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, और जो कंट्रीज़ काफ़ी हाईलाइटेड रहती है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को हम यहाँ देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अफ्रीका के संबंध में। तो अंगोला, ठीक है, अंगोला की राजधानी लुआंडा, मुद्रा यहाँ पे कवाजा, ठीक है, कवाजा। अल्जीरियस यहाँ पे राजधानी होता है, दिनार इसकी मुद्रा है, ठीक है। मॉरिशस याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मॉरिशस पोर्ट लुइस इसकी राजधानी है, रुपया यहाँ पे इसकी मुद्रा हो जाती है। मोरक्को रबात राजधानी हो गया, दिरहम हो गया यहाँ के मुद्रा। मोजाम्बिक मोपुतो मेटिकल यहाँ की मुद्रा है। नामीबिया इंपॉर्टेंट है, नामीबिया विडहॉक पूछा जाता है, रैंड इसकी मुद्रा है। नाइजर की बात करते हैं, नियामी हो जाता है इसकी राजधानी, फ्रैंक इसकी मुद्रा है। नाइजीरिया यहाँ पे फिर से आ गया, आप देखिए ऊपर हमने अल्जीरिया देखा था, यहाँ पे नाइजीरिया और यहाँ पे नामीबिया था। तो नाइजीरिया की राजधानी अबूजा होता है, अबूजा, इसका मुद्रा नैरो, ठीक है, नैरो। रवांडा किगाली, फ्रैंक इसकी मुद्रा है। जो कि सोमालिया है, सोमालिया की मोगादिशु, बहुत बार पूछा था मोगादिशु, तो मोगादिशु याद रखिएगा, सिलिंग इसकी मुद्रा हो जाती है। दक्षिण अफ्रीका प्रिटोरियो, यहाँ पे याद रखिएगा प्रिटोरियो, ठीक है, प्रिटोरियो, रैंड इसकी मुद्रा, ये पूछा था अधिकतर, रैंड इसकी मुद्रा है। सुडान खार्तूम, ठीक है, सुडान खार्तूम, और दक्षिणी सुडान का क्या होता है राजधानी, दक्षिणी सुडान का जुब्बा, इसकी पाउंड हो जाता है, ठीक है, पाउंड। तंजानिया इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत बार पूछा गया, तंजानिया डोडोमा, और इसकी मुद्रा भी सिलिंग होता है। सेसेल्स का क्या होता है, विक्टोरिया, ठीक है, सेसेल्स का विक्टोरिया, और इसकी मुद्रा रुपया। तो इतना याद रखिए। इसके बाद यहाँ पे आता है ट्यूनिसिया, तो ट्यूनिस इसकी राजधानी और दिनार इसकी मुद्रा, ठीक है। उसके बाद आता है युगांडा कंपाला, ठीक है, युगांडा कंपाला, सिलिंग इसकी भी मुद्रा है। जाम्बिया की बात करते हैं, जाम्बिया लुसाका और कवाच इसका मुद्रा हो जाता है। जिम्बाब्वे इंपॉर्टेंट है, जिम्बाब्वे जो कि हरारे इसकी राजधानी, डॉलर यहाँ पे मुद्रा हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, डॉलर यहाँ पे मुद्रा हो गया। अच्छा, अभी तक हमने जो भी यहाँ पे देखा है अब तक, डॉलर सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका में हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जिम्बाब्वे में, ठीक है, जिम्बाब्वे की जो राजधानी है हरारे, डॉलर इसकी मुद्रा है। कांगो जो लोकतांत्रिक गणराज्य है और इसकी राजधानी हो जाता है किंशासा, जैरे इसकी मुद्रा हो जाता है। मिस्र याद रखिए, मिस्र की राजधानी काहिरा, पाउंड इसका मुद्रा हो गया। उसके बाद इथोपिया अदीस अबाबा, ये बहुत बार पूछा था, अदीस अबाबा, वीर यहाँ पे इसकी मुद्रा हो जाती है, ठीक है। घाना याद रखिए, अक्रा इसकी राजधानी, केंडी यहाँ पे हो जाता है, केडी यहाँ पे इसकी मुद्रा है। केन्या नौरोबी, ठीक है, केन्या नौरोबी, और इसकी मुद्रा सिलिंग। लीबिया होता है त्रिपोली, लीबिया की राजधानी त्रिपोली, दिनार इसकी मुद्रा है। बोत्सवाना, ये याद रखिएगा, बोत्सवाना गेबोरेन, ठीक है, गेबोरोन होता है। पूला यहाँ की इसकी मुद्रा हो जाती है, गेबोरोन पूला। कांगो हो जाता है ब्राज़ाविले, और फ्रैंक हो जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य बोले तब यहाँ पे किंशासा, जैरे, और जबकि सिर्फ और सिर्फ कांगो बोले तो ब्राज़ाविले, फ्रैंक। और सिएरा लियोन्स जो होता है, ये भी पूछा गया है, सिएरा लियोन्स, फ्रीटाउन इसकी राजधानी है, लियोन मुद्रा हो जाता है। इरिट्रिया याद रखिए, इरिट्रिया की अस्मारा, बीर यहाँ पे फिर इसकी मुद्रा। और गैबोन की जो राजधानी है लिब्रेविले, राइट। इसके बाद यहाँ पे आता है जाम्बिया जो कि बंजुल, जाम्बिया की राजधानी बंजुल, दलासी यहाँ की मुद्रा है। जिबूती इसकी राजधानी खुद, फ्रैंक यहाँ पे मुद्रा हो गया। उसके बाद यहाँ पे गुएना को देखते हैं, गुएना को मलाबे, ठीक है, मलाबो होता है, मलाबो, गुएना का मलाबो, और फ्रैंक इसकी मुद्रा है। गिनी बिसाऊ, तो बिसाऊ यहाँ पे इसकी राजधानी हो गया, पीसो इसकी मुद्रा है। और कोमोरोस मोरोनी याद रखिए, कोमोरोस मोरोनी।
ठीक है। तो इसमें जो बार बार रिपीट होता है, बार बार आपको देखने को मिलता रहता है, उनको याद रखना। जैसे कि अब यहाँ पे अगर हम जैसे कि गाम्बिया देखें तो बहुत कम देखने को मिलता है, तो उसको आप मतलब ना के बराबर ही याद रखने की कोशिश करें, लेकिन ध्यान में रखिएगा क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे कोमोरोस तो हमें देखने को मिलता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें इसके पढ़े हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान से समझिए। और जैसे मिस्र हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, युगांडा, ट्यूनीसिया हो गया, बोत्सवाना, लीबिया, केन्या, इन सभी चीज़ों को याद रखना बार बार जो रिपीट होते हैं, जैसे मोरक्को, मॉरिशस, अंगोला, नामीबिया, नाइजीरिया, रवांडा, सोमालिया, दक्षिण अफ्रीका, इन सभी चीज़ों को याद रखें। ठीक है, चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं और बाकी चीज़ों को भी देख लेते हैं। अब इसके आगे की हम बात करते हैं ओशनियाई जो द्वीप में बसे देश हैं उनके बारे में, जहाँ से क्वेश्चंस बनने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो चलिए देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट देश हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी होता है कैनबरा और इसकी मुद्रा होती है डॉलर। उसके बाद है न्यूजीलैंड वेलिंगटन इसकी राजधानी और डॉलर। ये दोनों एकदम वीवीआई है, दोनों को याद रखेंगे। ठीक है। उसके बाद है पपुआ न्यू गिनी जिसकी राजधानी है पोर्ट मोरेस्बी, मुद्रा यहाँ पे कीना हो जाता है। फिजी भी कई बार पूछा जाता है, फिजी, तो ध्यान रहेगा फिजी की राजधानी सुवा, डॉलर यहाँ की मुद्रा है। नारू होता है यारेन यहाँ की राजधानी, डॉलर मुद्रा है। और पलाऊ भी हाल ही में चर्चा में था, कोडोर इसकी राजधानी और मुद्रा इसकी डॉलर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं ओशनियाई देश के अंतर्गत, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और देखिए यूरोप में हमने 3 पॉइंट्स को मिस कर दिया था, तो यहाँ पे मैं इंक्लूड कर दिया हूँ। आयरलैंड की राजधानी क्या होता है? आयरलैंड बहुत बार पूछा जाता है, पता नहीं मैंने कैसे इसको मिस कर दिया, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अगर कुछ लोग कमेंट किए हों तो प्लीज़ अपने कमेंट को रिमूव कर लेंगे, एडिट कर लेंगे। तो देखिए आयरलैंड की जो राजधानी है ये डबलिन होता है और इसकी मुद्रा यूरो है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स और इसकी भी मुद्रा यूरो होता है। पोलैंड की राजधानी वर्सा और इसकी मुद्रा जलोती होता है। ठीक है, जलोती। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों पर कई बार पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं हमेशा, तो इसको याद रखिएगा, एकदम वीवीआई है। ठीक है फ्रेंड्स। पे स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ कब था? 1972। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। यहाँ पे जो आप नाम जो देखेंगे वहीं पे आयोजन किया गया था, इसे याद रखना है। स्टॉकहोम सम्मेलन यानी इसका आयोजन स्टॉकहोम में हुआ था। आयोजन की तिथि क्या थी? तो ये आयोजन हुआ था आपका 5 जून 1972। 5 जून से कुछ याद आया? 5 जून को हम लोग क्या मनाते हैं? पर्यावरण दिवस। ठीक है, पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो पर्यावरण दिवस मनाने की जो स्टार्टिंग हुई थी वो यही इसी सम्मेलन से बात कही गई थी, इसी सम्मेलन से। और सबसे पहली बार मनाया गया था 1974 में, यानी कि पहली बार आपका कब मना था? विश्व पर्यावरण दिवस 1974 में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें, और एक कार्यक्रम चला गया था जिसका नाम है यूएनईपी का मतलब यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जो कि स्टार्ट किया गया था आपका इसी कार्यक्रम में, यानी कि 1972 से इसको स्टार्ट किया गया था। इसे आपको याद रखना है। ठीक है। और भारत ने 13 जनवरी 2006 को स्टॉकहोम सम्मेलन की पुष्टि की थी, ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अच्छा, यहाँ से मैं 2 क्वेश्चंस पूछता हूँ, जल्दी से कमेंट करिएगा। 1974 में आपका पहली बार पर्यावरण दिवस मनाया गया था 5 जून को। अगर हम बात करें कि 2021 में, यानी लास्ट टाइम तो बना होगा 2021 में 5 जून 2021 को, तो उस वक्त का थीम क्या था? यानी पिछले वर्ष पर्यावरण का थीम क्या था? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। मैंने आपको कई बार बताया, आपने कई बार पढ़ा भी होगा। एक क्वेश्चन और पूछते हैं, यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ पर है? ये भी आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या बनता है? सेकेंड पॉइंट आपका हेलेंस्की सम्मेलन। हेलेंस्की जो कि फिनलैंड की राजधानी है, हेलेंस्की, तो आयोजन आपका यहीं पे हुआ था, हेलेंस्की सम्मेलन 1974 में हुआ था इसका आयोजन। इसका विषय क्या रहा था? विषय रहा था समुद्री पर्यावरण की रक्षा करना, समुद्री पर्यावरण की रक्षा करना। इसमें लेकिन काफ़ी अच्छे तरीके से इसको स्पष्ट नहीं किया जा सका, जिस वजह से ये एक असफल रहा। ठीक है, असफल रहा, ये ध्यान रहेगा। स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं होने के कारण ये जो सम्मेलन था वो असफल रहा। उसके बाद आपका स्टार्ट हुआ लंदन सम्मेलन। लंदन सम्मेलन 1975 के साथ, ये ध्यान रहेगा, लंदन सम्मेलन 1 वर्ष के बाद 1975 में। और इसमें भी आपका वही था, समुद्री कचरे का निस्तारण करना, ये इसका मुख्य विषय था, समुद्री कचरे का निस्तारण करना, ये ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद आता है आपका वियना सम्मेलन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। वियना सम्मेलन ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित था। ओजोन परत के संरक्षण के लिए विभिन्न देशों ने बहुपक्षीय समझौते किए, और ये जो समझौता हुआ था, यानी सहमति हुई थी 1985 में, लेकिन ये लागू हुआ था 1988 में। तो ये ध्यान रहेगा, किससे संबंधित है? वियना सम्मेलन का संबंध हो जाता है ओजोन परत के संरक्षण के लिए, ओजोन परत के संरक्षण के लिए। ठीक है, सहमति इस पर हुई थी 1985 में, लेकिन इसको लागू किया गया था 1988 में, वियना सम्मेलन। राइट।
अब बात करते हैं हम लोग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो आपको पता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बहुत बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध भी आपका हो जाता है ओजोन परत के संरक्षण के लिए। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले जो विभिन्न प्रकार के पदार्थ हैं, विभिन्न प्रकार के पदार्थ को उत्पादन किया जाता है, जिसको उपभोग किया जाता है, उसको मतलब कम करने के लिए ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। यानी इसका संबंध भी सीधे सीधे आप ध्यान रखेंगे कि ओजोन परत के संबंध में था, ठीक है। और इसी सम्मेलन में ओजोन परत संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाने की घोषणा भी की गई, क्योंकि 16 सितंबर 1927 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया गया था। ये याद रखेंगे, यानी कि प्रत्येक वर्ष ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया कब जाता है? 16 सितंबर को। अब उसके बाद आता है आपका यहाँ पे रियो सम्मेलन जो कि ब्राजील का रियो डी जेनेरियो में हुआ था, इसलिए यहाँ पे ये आपका रियो सम्मेलन है। और मॉन्ट्रियल कहाँ पे है? मॉन्ट्रियल कनाडा में पड़ता है, ये याद रखिएगा, कनाडा में। तो रियो सम्मेलन, जिसको हम लोग पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं, पृथ्वी सम्मेलन। तो अगर पूछे कब इसका आयोजन किया गया था? जून 1992 में इसका आयोजन हुआ था। रियो सम्मेलन या फिर पृथ्वी सम्मेलन, जिसको हम लोग जानते हैं, जून 1992 में इसका आयोजन किया गया था। इसका मुख्य विषय क्या रहा था? इसका मुख्य विषय याद रखिएगा कि 21वीं सदी के लिए पर्यावरण के महत्वपूर्ण जो भी नियम है उसके लिए एक दस्तावेज तैयार करना, और इस दस्तावेज का नाम रखा गया था एजेंडा 21। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 21 यानी 21वीं सदी की बात कर रहा था। और अगर आपसे पूछे कि एजेंडा 21 का संबंध किस सम्मेलन से है, तो ये ध्यान रहेगा रियो सम्मेलन से एजेंडा 21। और इसी सम्मेलन में प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को, ठीक है, 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाने की घोषणा की गई। तो ये आपको याद रखना है, प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। उसके बाद आता आपका न्यूयॉर्क सम्मेलन का संबंध क्या है? 1997 के साथ। इसमें क्या कहा गया था कि जो अपने ऊपर में एजेंडा 21 बताया था, क्या था एजेंडा 21? तो 21वीं सदी के लिए पर्यावरण के जो महत्वपूर्ण नियम होंगे उसका एक दस्तावेज तैयार किया गया था, जिसको एजेंडा 21 कहा गया था। तो एजेंडा 21 को प्रभावी बनाना न्यूयॉर्क सम्मेलन की बात थी, मुख्य विषय था। उसके बाद आता आपका नैरोबी, ठीक है, नैरोबी कह सकते हैं, नैरोबी घोषणा पत्र, ये आपका 1997, ये भी 1997, ये डेट याद रहेगा। ज़्यादातर आपको डेट याद रखना है, क्योंकि अगर पूछा है कि स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था, 1972, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, 87, क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था, 97, इस तरह से। अगर विषय पूछे तो ज़्यादातर पूछा था मॉन्ट्रियल का, और ये आपका जो क्योटो प्रोटोकॉल है इससे संबंध में पूछा जाएगा, वियना से संबंधित पूछा जाएगा, और ये पर्यावरण दिवस कब स्टार्ट हुआ था, किस सम्मेलन में स्टार्ट हुआ था, इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें नैरोबी घोषणा पत्र का संबंध किससे, तो 1997 अब तक जितने भी ऊपर में अपने सम्मेलन संधि हुई थी उसी को प्रभावी बनाने के लिए ये था आपका नैरोबी प्रोटोकॉल, नैरोबी घोषणा पत्र 1997। सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियों को प्रभावी बनाने के लिए नैरोबी घोषणा पत्र 1997 को बनाया गया था। उसके बाद आता है आपका क्योटो प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है उसी तरह से क्योटो प्रोटोकॉल भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बात कही गई थी कि इसके जितने भी देश हैं, जितने देश इसमें सहमति होंगे, उसमें क्या करना है कि उनके कार्बन का जो उत्सर्जन है उसको कटौती करना है, कार्बन डाइऑक्साइड की कटौती करना है, ये इसका मेन पर्पज था। यानी कि इसको ग्रीन हाउस गैस से बस याद रखें, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करने के लिए इसके संबंध में था 1997, इसे याद रखना है, क्योटो प्रोटोकॉल। अब बात आता है सिएटल सम्मेलन, वाशिंगटन का एक शहर है सिएटल, अमेरिका के वाशिंगटन में, जिसका यहाँ पे सम्मेलन हुआ था 1999 में, ठीक है, 1999 में। और इसमें जो मुख्य विषय था कि विश्व व्यापार को पर्यावरण के दायरे में लाना, तो यहाँ पे देखिए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से याद हो सके। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, जिसमें हम लोग 5 जून 1972 का इसका आयोजन किया गया था, और इसी सम्मेलन में प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। 5 जून को पहली बार मनाया गया था 1974 में। और 2021 का थीम क्या है, जो कि मैंने आपसे पूछा, कमेंट करके बताना आपको। और इसी में आपका UNEP कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसका मुख्यालय केन्या की राजधानी नैरोबी में स्थित है। 13 जनवरी 2006 को स्टॉकहोम सम्मेलन पर भारत ने पुष्टि की थी, ये ध्यान रखेंगे। हेलेंस्की किसकी राजधानी है? फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की होता है। और हेलेंस्की सम्मेलन कब हुआ था? 1974। और इसका विषय क्या था? पर्यावरण यानी समुद्री पर्यावरण की रक्षा करना। लेकिन ये असफल रहा। उसके बाद आपका लंदन सम्मेलन आया, जो कि 1 साल बाद 1975 में, और इस पर भी आपका वही था, समुद्री कचरे का निस्तारण करना। उसके बाद आया था वियना सम्मेलन, जो कि वियना सम्मेलन आपका
सहमति हुई थी 85 में, लेकिन उसको लागू किया गया था 1988 में, और इसका भी संबंध आपका ओजोन परत से था। ओजोन परत के संरक्षण के लिए ये बहुपक्षीय पर्यावरण समझौता था। उसके बाद आता है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि 87 संबंध है, 16 सितंबर 1987 को इस पर हस्ताक्षर किया गया था, और 16 सितंबर को ही प्रत्येक वर्ष विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। उसके बाद है रियो सम्मेलन, जिसको पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं, 1992, और इसमें क्या था कि आपका एजेंडा 21 के साथ, यानी कि 21वीं सदी के लिए पर्यावरण के जो महत्वपूर्ण नियम है उसके लिए एक दस्तावेज तैयार करने की बात कही गई थी, जिसे एजेंडा 21 नाम दिया गया था। और इसी में आपका प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। न्यूयॉर्क सम्मेलन 97, नैरोबी घोषणा पत्र 97, उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कटौती करना था, 1997, ये ध्यान रखेगा। क्योटो प्रोटोकॉल लागू कब हुआ था? 2006 में, ये ध्यान रखेगा 2006 में, लेकिन ये आपका था जो कि समझौता हुआ था 97 लागू हुआ था 2006 में। सिएटल सम्मेलन 1999 के साथ समझौता यानी कि सहमति हुई थी, जिसमें क्या बात थी, सिएटल कहाँ पे, अमेरिका के वाशिंगटन में एक शहर था सिएटल, वहाँ से, ठीक है, 1999। इसमें विश्व व्यापार को पर्यावरण के दायरे में लाना इसका मेन जो कि विषय था, मुख्य विषय था। तो अब चलिए कुछ और भी इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग आगे की स्लाइड पे देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम बात करें उसके आगे की, जैसे कि 10 के बाद 11, तो यहाँ पे एक और था आपका सम्मेलन, जोहान्सनबर्ग सम्मेलन। जोहान्सनबर्ग दक्षिण अफ्रीका का एक शहर था जोहान्सनबर्ग, वहाँ पे आपका सम्मेलन हुआ 2002 में। और आपको पता है कि जो रियो सम्मेलन हुआ था, जिसको पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं, वो पहली बार आपका हुआ था 1992 में। तो यानी 10 वर्ष के बाद होने की वजह से इसको हम लोग रियो +10 के नाम से भी जानते हैं। डायरेक्ट भी पूछा सकता है कि रियो 10 सम्मेलन कब हुआ था, या फिर आपसे कहेगा कि जोहान्सनबर्ग सम्मेलन कब हुआ था। इसका संबंध क्या है? इसका संबंध क्या था? तो इसका विषय था आपका सतत विकास। साथ ही साथ इसमें इस सम्मेलन के द्वारा वैश्विक गरीबी को दूर करने के लिए, वैश्विक गरीबी को उन्मूलन करने के लिए एक कोष भी चलाया गया था। इस कोष की स्थापना की थी, विश्व एकजुटता कोष की स्थापना की गई थी। पूछा जा सकता है कि विश्व एकजुटता कोष की स्थापना किस सम्मेलन में की गई थी, तो जोहान्सनबर्ग सम्मेलन या फिर रियो 10 सम्मेलन में किया गया था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो कि लास्ट है आपका रियो +20 सम्मेलन कब हुआ? 2012 में। जैसे कि 1992 में हुआ, तो 20 वर्ष के बाद अगर हम बात करें तो ये आपका हुआ था 2012 में। इसका संबंध भी वही था, सतत विकास पर विशेष जो कि जोर दिया गया था, विशेष बल दिया गया था। और इसकी जो संकल्पना थी, फ्यूचर वी वांट, इसकी संकल्पना रखी गई थी, इसे आपको याद रखना है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं संविधान के प्रमुख संशोधन जब आता है तो आपको पता है कि पहला प्रश्न तो यही बनता है कि हमारे संविधान में संशोधन करने का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में है। तो संविधान के अनुच्छेद 368 के अकॉर्डिंग अगर देखें तो संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, जो कि संविधान के मूल संरचना के अधीन होगा। और संशोधन संसद जो कि 3 प्रकार से कर सकती है। 3 प्रकार से कौन कौन से? तो पहला होता है साधारण बहुमत से, दूसरा होता है विशेष बहुमत से, और तीसरा होता है विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों के समर्थन से। तो ये 3 संशोधन होते हैं। और हमेशा प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि संविधान में संशोधन कितने प्रकार से होते हैं, तो 3 प्रकार से होते हैं। ये चीज़ ध्यान रहेगा, 3 प्रकार से, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक एक करके देखने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते के चांसेस और बार बार पूछे गए, उन सभी संशोधन को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला देखिए यहाँ पे क्या है, पहला संविधान संशोधन 1951। पहला संविधान संशोधन 1951, इसमें क्या था, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। मैं आपको बता दूं कि भूमि सुधार और अन्य कानूनों की समीक्षा से बचाने के लिए इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, और 9वीं अनुसूची के साथ इसमें 31 का ए और 31 का बी, ये 2 अनुच्छेद में इसमें शामिल किए गए थे। तो इसे भी याद रखेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी, तो पहले संविधान संशोधन के द्वारा की जोड़ी गई थी, राइट। इसके बाद आता है हमारा थर्ड, यानी कि तीसरा जो संविधान संशोधन था 1954 में हुआ था। इसमें क्या है कि राज्यों की कुछ शक्तियों को समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। यानी समवर्ती सूची में जैसे कि 7वीं जो अनुसूची है उसमें परिवर्तन करके, समवर्ती सूची में कुछ परिवर्तन करके राज्यों की कुछ शक्तियों को समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद आता है 7वां, जो कि एकदम VVI है, इसे ध्यान से समझेंगे। 7वां जो संशोधन था 1956, इसके अंतर्गत क्या था, पहला चीज कि राज्यों का पुनर्गठन, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, पहला पॉइंट ये। दूसरा है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल होंगे, ठीक है, ये भी बात सही है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल होंगे, 7वें संशोधन में बात की गई थी। या फिर एक और कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए समान हाईकोर्ट होंगे, यानी कि एक ही उच्च न्यायालय होंगे। ये बात भी आपके 7वें संशोधन में ही कही गई थी।
ठीक है। और यहाँ पे एक और पॉइंट्स हम देख सकते हैं कि भाग 17 में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया था। वो अनुच्छेद कौन सा? 350 का फर्स्ट। इसके अंतर्गत क्या है कि भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग होंगे, बच्चे होंगे, उनको प्राथमिक शिक्षा के लिए मातृभाषा में निर्देश दिए जाएंगे। तो प्राथमिक शिक्षा के संबंध में दिया जाता है 350 के फर्स्ट, ये इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद आते हैं आगे 8वां संविधान संशोधन 1960। इसमें क्या है कि निम्न सदन में एससी यानी अनुसूचित जाति, एसटी अनुसूचित जनजाति एवं आंग्ल भारतीय का आरक्षण को 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था, यानी 1970 तक के लिए बढ़ा दिया गया था निम्न सदन में, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है 9वें संविधान संशोधन। इसमें क्या है कि खुलना, बेरूबारी आदि क्षेत्रों को पाकिस्तान को, जो कि भारत की तरफ से सौंप दिया गया था, वापस कर दिया गया था। तो वैसे 1958 में जो भारत पाकिस्तान के बीच समर्थन हुआ था, उसके तहत ये मतलब खुलना, बेरूबारी आदि क्षेत्र को पाकिस्तान को समर्पित कर दिया गया था, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। इसके बाद आता है 10th संशोधन 1961, 10वां संविधान संशोधन 1961 में कि दादर एवं नागर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, यूनियन टेरिटरीज बनाया गया, ठीक है, यूटी बनाया गया। उसके बाद आता है 21वां, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, एकदम वीवीआई बार बार पूछा गया है। 21वां संविधान संशोधन 1967 में क्या है कि सिंधी भाषा को 15वां भाषा के रूप में घोषित किया गया। 15वां भाषा के रूप में मतलब कि 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं वर्तमान में, उस वक्त 14 भाषाएं थी। तो सबसे पहले यहाँ पे 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ करके 15वीं भाषा के रूप में इसमें मान्यता मिली थी, ठीक है। सॉरी। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग इसके आगे। तो यहाँ पे देखिए 24वां संविधान संशोधन 1971, ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि संसद को संशोधन करने का अधिकार मिला था। अनुच्छेद 13 भाग 3 के अनुच्छेद 13 में संशोधित करके संसद को संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने का अधिकार संसद को मिला था। तो ये 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा। इसके बाद है कि 26वां संविधान संशोधन 1971, 26वां संशोधन 1971। इसमें क्या है कि प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया, यानी जो राजाओं को विशेष उपाधि दिया जाता था उसको समाप्त कर दिया गया था, प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया था, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है एक और पीवीआई यहाँ पे 31वां संविधान संशोधन 1973। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि लोकसभा में सीटों की जो संख्या पहले 545 हुआ करती थी, उसको 525 हुआ करती थी, उसको बढ़ा करके 545 किया गया था। और केंद्र शासित प्रदेश में जो सीटों की संख्या 25 थी, उसमें से 5 कम करके 20 किया गया था। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि लोकसभा में सीटों की संख्या 525 से घटा करके 525 से बढ़ा करके 545 की गई, और जो यूनियन टेरिटरीज है केंद्र शासित प्रदेश से, उसमें 25 से घटा करके 20 किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद 35 और 36 दोनों इंपॉर्टेंट रहेगा। 35वां संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन। 35वें के तहत सिक्किम को सह राज्य का दर्जा मिला था, जबकि 36वें के तहत 1975 में सिक्किम 22वां राज्य यानी पूरी तरह से भारत का एक राज्य बना, 22वां राज्य के रूप में घोषित हुआ। इसके बाद आता है 41 क्या है? 41वां संविधान संशोधन 1976। इसमें राज्य लोक सेवा आयोग के जो सेवानिवृत्ति की आयु होगी वो 60 से बढ़ाकर के 62 वर्ष की गई, लेकिन संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के सदस्यों की जो सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष सेम टू सेम रखा गया, यथावत रखा गया, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई थी। तो ये ध्यान रखिएगा 60 से 62 और ये आपका 65 वर्ष ज्यों का त्यों रखा गया। इसके बाद आता है हमारा मिनी संविधान यानी कि लघु संविधान के रूप में जो कि वर्णित है 42वां संविधान संशोधन 1976। इसमें सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि भाग 4 के फर्स्ट में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इसमें शामिल किया गया। कहाँ से? तो पूर्व सोवियत संघ से ये शामिल किया गया था। इसमें बाद है कि प्रस्तावना में संशोधन किया गया। प्रस्तावना में पहली बार संशोधन और एकमात्र आखिरी बार संशोधन यही हुआ है 42वां संविधान संशोधन 1976, और इसके तहत 3 शब्दों को जोड़ा गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता और अखंडता जो शब्द है उसको जोड़ा गया था। इसके बाद है कि समवर्ती सूची में मतलब राज्य के कुछ विषयों को समवर्ती सूची में शामिल किया गया, जैसे वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन और जानवर पक्षी को इसके अंतर्गत शामिल किया गया, समवर्ती सूची में शामिल किया गया। ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष किया गया था। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष किया गया। राष्ट्रपति स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार नहीं होगा। राष्ट्रपति जो कि मंत्री परिषद के परामर्श पर ही काम करेगा, उसको स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार नहीं होगा। ये इसमें एक चीज़ शामिल किया गया था। इसके बाद एक और आता है
संवैधानिक संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर रखा गया, ये ध्यान रहेगा, संवैधानिक संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर रखा गया। और राज्य के नीतिशक सिद्धांत, राज्य के नीतिशक सिद्धांत में जो कि 4 नए अनुच्छेद जोड़े गए थे, 39 के क, 39 के च, 43 के क और 48 के क, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 42वें संविधान संशोधन के तहत राज्य के नीतिशक सिद्धांतों में कितने नए अनुच्छेदों को जोड़ा गया था, तो 4 नए अनुच्छेदों को जोड़ा गया, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने देखा कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को हम लोग लघु संविधान के नाम से जानते हैं और उसमें बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया था। तो उसके अगर हम आगे बढ़े तो अब हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा 44वें संविधान संशोधन। तो अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है वो आपका संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया। जनता सरकार जब आई, यानी मोरारजी देसाई की जब सरकार आई थी, तो उस वक्त संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था। जैसा कि हम जानते हैं कि स्टार्टिंग में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटने के पश्चात अब इसमें मौलिक अधिकारों की संख्या टोटल 6 है और संपत्ति के अधिकार को अब मौलिक अधिकार की सूची से हटा करके कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया, जो कि संविधान के अनुच्छेद 300 के क के अंतर्गत एक विधिक अधिकार या फिर कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आंतरिक अशांति, यानी कि जो राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द था, उसके बदल करके सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया था। ये पूछा जाता है, तो इसको याद रहेगा 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। जैसे कि हमने ऊपर में देखा था कि लोकसभा को पुनः मतलब कि 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या हुआ था कि लोकसभा के जो कार्यकाल था 5 वर्ष, उसे बढ़ा करके 6 वर्ष किया गया था। तो यहाँ पर कि पुनः लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष कर दिया गया था, तो 5 वर्ष यहाँ पे कर दिया गया था, ये ध्यान रखेंगे। कैबिनेट की सलाह को पुनर्विचार के लिए एक बार लौटाने की शक्तियां दी गई, यानी राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया गया कि कैबिनेट की जो भी विचार करने के बाद उनके पास जो भी चीज़ें आएंगी उस पर वो मतलब पुनर्विचार के लिए एक बार लौटा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर के लिए एक बार यहाँ पे हुआ, सॉरी मिस्टेक है, एक बार मतलब लौटाने का उनको अधिकार था, लेकिन अगर पुनः विचार करने के बाद उनके पास आता है तो वो लौटा नहीं सकते, उसे पास करना पड़ेगा। तो सिर्फ एक ही बार ये अधिकार इनको था, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला है कि अनुच्छेद 20-21 के द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किए जा सकते, निलंबित नहीं किया सकते। ये हमारे 2 अनुच्छेद ऐसे हैं, यानी 20 और 21 मूल अधिकार ऐसे हैं जिनको निलंबित नहीं किया जा सकता है, निलंबित करने का प्रावधान नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है 50वां संशोधन 1984। इसमें क्या है कि संसद के द्वारा जो गठित है, जैसे कि कोई भी खुफिया संस्था है, उसमें व्यक्ति जो कार्यरत हैं दूरसंचार प्रणालियों में कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने की शक्ति दी गई है। ठीक है, संसद को ये शक्ति दी गई है। इसके बाद है सबसे इंपॉर्टेंट 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन 1985, इसमें 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत, यानी कि जो कि आयाराम गयाराम किसी नाम से इसको जानते हैं, आयाराम गयाराम के नाम से जाना जाता है। तो 10वीं अनुसूची को इसके अंतर्गत जोड़ा गया था 52वें संविधान संशोधन 1985 में। ये बार बार पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 55वां संविधान संशोधन और 56वां। तो 55वां 1986 के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला। ठीक उस तरह से 56वें संविधान संशोधन 1987 के तहत गोवा को राज्य का दर्जा मिला, लेकिन दमन और दीव जो था वो एक यूनियन टेरिटरीज बना, यानी कि यूटी मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा उसको दिया गया था। तो ध्यान दीजिएगा, 55वां 1986 में अरुणाचल प्रदेश राज्य का दर्जा, 56वां 1987 के तहत गोवा राज्य का दर्जा मिला, लेकिन दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि 61वां संविधान संशोधन 1989, ये भी एकदम वीवीआई है, इसको भी आप याद रखेंगे। 61वां संविधान संशोधन 1989 में जैसे कि लोकसभा और विधानसभा में मतदान करने की जो आयु थी, मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। ये बहुत बार पूछा गया, इसे याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि 65वां संविधान संशोधन 1990। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अनुच्छेद 338 में संशोधन किया गया और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए मतलब आयोग का गठन किया गया। यहाँ पे हम देख सकते हैं अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के गठन का प्रावधान किया गया, जिसके तहत 338 जो था वो अनुसूचित जाति आयोग था और अनुच्छेद 338 का जो क है वो अनुसूचित जनजाति आयोग है। ध्यान दीजिएगा, अनुसूचित जनजाति आयोग है, राइट, याद रहेगा। 338 सिर्फ और सिर्फ एससी के लिए है और 338 का जो क है वो एसटी के लिए है।
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद आता है 69 यानी कि 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत दिल्ली को विशेष राज्य मतलब विशेष दर्जा देते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। यानी कि दिल्ली को राजधानी क्षेत्र जब बनाया गया वो कौन सा संविधान संशोधन था? 69वां संविधान संशोधन 1991। ठीक है, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं। उसके बाद आते हैं हम 70वें संविधान संशोधन 1992। 70वें के तहत क्या है कि 69 में तो मतलब दिल्ली राजधानी क्षेत्र बना, तो उसके एक वर्ष के पश्चात यानी जो 70वां संविधान संशोधन हुआ, दिल्ली और पुदुचेरी जो विधानसभा है इसमें सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सम्मिलित करने का अधिकार मिला, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेने का अधिकार मिला। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जा सकता है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं अगला 71वां संविधान संशोधन 1992। 71वां संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत जैसे कि ऊपर हमने देखा था 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी को मतलब कि 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 15वीं के बाद कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 3 अन्य भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई। यानी टोटल अब जाकर के 15 और 3 18 भाषा यहाँ पर हो चुकी थी, 18 भाषा कंप्लीट हो चुकी थी। ठीक है, 22 भाषा वर्तमान में, तो 18 यहाँ तक कंप्लीट है। इसके बाद आगे बढ़ते 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया, जिसमें भाग 9 जोड़ा गया और भाग 9 में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय दिए गए थे। ये ध्यान रखिएगा, 29 विषय पूछा जाता है। और पंचायती राज से संबंधित जो अनुच्छेद है 243 से लेकर के 243 के ओ तक इसके अंतर्गत शामिल है। और मैंने इस पर एक अलग पार्टिकुलर वीडियो बनाया है पंचायती राज पर, जाकर के आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 74वां संविधान संशोधन 1992। 74वां संविधान संशोधन जैसे 73वां था पंचायती राज से, तो 74वां नगर पालिका से। इसमें क्या है, जो ऊपर में आप भाग 9 देख रहे थे, भाग 9, तो इसमें क्या है कि भाग 9 के क को शामिल किया गया, यानी भाग 9 के क को शामिल किया गया, जिसको नगर पालिका के नाम से जाना गया। और इसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। जैसे 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन, 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन, 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन और 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन नगर पालिका से। और इसमें टोटल 18 विषय दिए गए, ये भी याद रखिएगा, 18 विषय। पंचायती राज को 29 विषय, नगर पालिका को 18 विषय। ठीक है, इसके बाद है 84वें संविधान संशोधन 2001। इसमें क्या है, ध्यान दीजिएगा, 84वें संविधान संशोधन 2001 में क्या है कि लोकसभा और विधानसभा में जो सीटों का पुनर्निर्धारण है इसको अगले 25 वर्षों तक प्रतिबंधित, यानी कि 2026 तक अब इसमें सीटों में क्या कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, प्रतिबंधित किया गया। ठीक है, तो 84वां संविधान संशोधन 2001 ये चीज़ याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स लास्ट स्लाइड है और इसमें हम लोग जो इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। जैसे कि 86वां संविधान संशोधन 2002। 86वां संविधान संशोधन 2002 ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंतर्गत सबसे पहला चीज़ तो आपको 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। अनुच्छेद 21 के फर्स्ट के अंतर्गत 11वां मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। ठीक है, जैसे कि 10 हमने ऊपर में देखा था, तो 11वां इसके अंतर्गत जोड़ा गया था। अनुच्छेद 21 के फर्स्ट के तहत प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। उसके बाद आता है 89वां 2003। 89वां 2003 इसमें क्या है कि SC और ST के लिए राष्ट्रीय आयोग को 2 भागों में विभाजित किया गया। जैसे कि मैंने आपको ऊपर में बताया था 65वां संविधान संशोधन 1990, तो वहाँ पे मैंने 338 और 338 के ए के बारे में जिक्र किया था, जो कि अलग अलग आयोग के बारे में। लेकिन ध्यान दीजिएगा वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 65वें संविधान संशोधन 1990 के तहत गठन की बात की गई थी कि गठन की जाएगी। लेकिन बाद में 89वें संविधान संशोधन 2003 के तहत इसको अलग कर दिया गया, 2 भागों में विभाजित करके दोनों को अलग अलग आयोग का दर्जा दिया गया, अलग अलग आयोग बन चुके थे। 338 में SC यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और 338 के ए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ये 2 बना। ठीक है, SC और ST। तो ये चीज़ ध्यान रहेगा, 65वां सिर्फ और सिर्फ गठन की बात करता है और 89वां जो कि दोनों अलग अलग आयोग बनाता है। नेक्स्ट होने की 91वें संविधान संशोधन 2003। इसके अंतर्गत कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या जो होगी, प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल क्षमता का 15% से ज़्यादा नहीं होगा। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया। 91वां संविधान संशोधन, इसे याद रखिएगा, कितना प्रतिशत? 15% से ज़्यादा नहीं होगा। इसके बाद आता है 92वां संविधान संशोधन, एकदम VVI है। जैसे कि मैंने ऊपर में आपको बता दिया था कि टोटल 18 भाषा हो चुके थे। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि 2003 92वें संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत 8वीं अनुसूची में बोडो,
डोगरी, मैथिली और संथाली, यानी टोटल 18 और 4 22, यहाँ तक कंप्लीट होता है, 22 भाषा आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, 22 भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अंत में, सबसे अंत में 4 ये भाषाएं जोड़ी गई थी। इसके बाद है 97वें संविधान संशोधन 2011। इसके अंतर्गत क्या है कि सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो कि 3 अलग अलग और भी बात की गई है, वो मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ। नोट्स आप देख लीजिएगा तो वहाँ पर आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर मैं बता करके आपको बोर नहीं करना चाहता हूँ और ना ही आपका टाइम वेस्ट करना चाहता हूँ। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस आपसे यही पूछा जाता है कि सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, किस संविधान संशोधन के तहत, तो 97वां संविधान संशोधन 2011। उसके बाद आता है 89वां संविधान संशोधन 2014, जो कि देखिए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई। लेकिन ध्यान दीजिएगा, 1 वर्ष के पश्चात 2015 में जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इस संविधान संशोधन को असंवैधानिक घोषित किया, शून्य घोषित करते हुए वापस इनकी नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली को ही बरकरार रखा था। ठीक है, कॉलेजियम प्रणाली को ही बरकरार रखा था। इसके बाद आता है हमारा यहाँ पे 100। ठीक है, 100वां संविधान संशोधन 2014 में इसके अंतर्गत भारत के कुछ भूभाग को बांग्लादेश को हस्तांतरित किया गया था। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से 3 जो प्रश्न पूछा थे वो बार बार रिपीट होते हैं। जैसे 101वां जो है वो जीएसटी से होता है। जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, शुरुआत की गई थी 2017 में, 1 जुलाई 2017 को स्टार्ट किया गया था, ये ध्यान रखेंगे। 102वां संविधान संशोधन 2018, इसमें क्या है, इसके अंतर्गत क्या है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया, यानी कि गठन करके संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो अब यहाँ पे हमारे पास 3 आयोग बन चुके थे। 338 जो होता है सिर्फ और सिर्फ एससी के लिए, 338 का ए एसटी के लिए और 338 का बी जो होता है वो ओबीसी के लिए होता है। यानी 338, 338 ए, 338 बी, ये तीनों आपको याद रखना है। लास्ट आता है 2019 का 103वां संविधान संशोधन 2019। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। अनुच्छेद 16 में संशोधन करके आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% सार्वजनिक रोजगार में 10% का आरक्षण दिया गया था, यानी कि जिसको हम लोग EWS के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया हमारा जो भी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्जाम्स का टाइम अब बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है, तो अच्छे तरीके से जो भी टॉपिक दिया जा रहा है उनको आप पढ़ लीजिए, कवर कर लीजिए, रिविजन कर लीजिए। तो आज हमने इस वीडियो में कवर किया महत्वपूर्ण अधिनियम। ठीक है, तो देखिए महत्वपूर्ण अधिनियम से एक तो अलग हमने रखा है जो अक्सर पूछे जाते हैं, और एक होता है पर्यावरण से संबंधित अधिनियम, तो मैंने यहाँ पे उसको अलग रख दिया है। और इसमें वही चीज़ों को शामिल किया गया जो एग्जाम्स में डेफिनेटली पूछे जाने की चांसेस है, तो इनको अच्छे तरीके से याद रखने की कोशिश करिएगा। तो चलिए हम एक एक करके सभी को देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता अधिनियम, इसको याद रखना 1860। भारतीय दंड संहिता अधिनियम कब था? 1860 और लागू हुआ था 61 से। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सेकंड की बात कहते हो, सेकंड में हिंदू विवाह अधिनियम जो कि 1955 के साथ, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, हिंदू विवाह अधिनियम कब था? 1955। थर्ड नंबर पे हमने रखा है चाय अधिनियम, कब था? 1953। चाय अधिनियम को याद रहेगा 1953। एक बार फिर से देख लीजिए, भारतीय दंड संहिता अधिनियम कब है? तो ये आपका 1860, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, चाय अधिनियम 1953। ठीक है, चौथे नंबर पे आता है कर अधिनियम। कर अधिनियम 1951, ये याद रहेगा, कर अधिनियम 1951। सीमा शुल्क अधिनियम किसके अंतर्गत आएगा? सीमा शुल्क अधिनियम 1962। ठीक है, सीमा शुल्क अधिनियम 1962। एक होता है आपका फेरा और एक होता है फेमा, दोनों में अंतर है, दोनों को ध्यान रखिएगा। स्टार्टिंग में इसको कहा जाता था फेरा, फेरा का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है अक्सर, इसे याद रखना है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट होता है जो कि 1973 के साथ, इसको बाद में चेंज कर दिया गया था फेमा में, यानी कि फेरा को फेमा में कब बदला गया था ये भी पूछा जाता है, तो इसे याद रहेगा 99 में। ठीक है, फेमा का मतलब क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो कि पहले फेरा हुआ करता था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, 73 से ये आपका 99 में चेंज हुआ। ठीक है, 7 नंबर पे आता है तंबाकू बोर्ड अधिनियम 1975। तंबाकू बोर्ड अधिनियम 1975, इसे याद रखिएगा। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट है घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम। घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम कब है? ये 2005 एकदम VVI, इसे याद रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक और मैंने लिखा है 9 नंबर में ट्रेडमार्क अधिनियम। ट्रेडमार्क अधिनियम कब से संबंध रखना है?
1999, ट्रेडमार्क अधिनियम 1999। तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है आपको ये पहला वाला भारतीय दंड संहिता अधिनियम जो हमेशा देखने को मिलता रहता है 1860 के साथ ही साथ यहाँ पे हिंदू विवाह अधिनियम जो था वो आपको 1955 याद रखना है। साथ साथ सीमा शुल्क अधिनियम हो गया, फेरा फेमा को याद रखिए, तंबाकू और ये घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005। आशा करते हैं कि यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी और आपको सब चीज़ क्लियरली समझ में आएगा और आपको याद भी रखना है इसे, ठीक है, इसी तरह से आपको याद रख लेना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो कि पर्यावरण अधिनियम। पिछली बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए थे यहाँ से, तो इनको आपको अच्छे से याद रखना है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको दिख रहा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, एकदम कंपलसरी आपको याद रखना ही रखना है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। अगर सिर्फ और सिर्फ वन संरक्षण अधिनियम की बात करता है तो वहां पे हमें 1980 को टिक करना होता है, 1980। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब हुआ? 1986। इसको याद रखने के लिए हमने एक ट्रिक बताया था कि वन्य में जीवों को देखा, वन्य में जीवों को देखा तो वन का संरक्षण किया तो पूरे पर्यावरण का संरक्षण हो गया। इस तरह से वन्य में मैंने जीवों को देखा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, तो पूरे वन का संरक्षण किया कि चलो मैंने उस वन में जंगल में जीव को देखा है तो उस वन का संरक्षण करते हैं। तो मैंने वन का संरक्षण किया 1980 में, तो पूरा पर्यावरण हमारा जो कि संरक्षण हो गया 1986 तक। इस तरह से आप याद रख सकते हो। उसके बाद आता है जल संरक्षण अधिनियम। तो जल संरक्षण अधिनियम पूछा गया था पिछली बार 1974, इसे याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसी तरह से नेक्स्ट है वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम, या फिर इसको डायरेक्ट हम कह सकते हैं वायु संरक्षण अधिनियम 1981 के साथ, इसे याद रखना है, ठीक है, 1981 के साथ। ध्वनि प्रदूषण अधिनियम कब है? ध्वनि प्रदूषण अधिनियम 2000, डायरेक्ट याद रखिए 2000। और लास्ट में जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है जैव विविधता संरक्षण अधिनियम। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब है? 2002 के साथ, 2002 के साथ। अच्छा, प्रत्येक वर्ष जैव विविधता अधिनियम जैव विविधता दिवस मनाया कब जाता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जैव विविधता अधिनियम प्रत्येक वर्ष कब बनाया जाता है? तो करते हैं। सबसे पहला आपका है एडीबी, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक का अगर मुख्यालय की बात करें तो फिलीपींस जैसे मनीला देता है, तो मनीला के पास में ही आपका ये पड़ता है। एक्चुअली ये जो स्थित है वो मांडुलयोंग में स्थित है, यानी मनीला के पास ही मांडुलयोंग फिलीपींस में स्थित है, जिसकी स्थापना 1966 में की गई थी। 1966, ये ध्यान रहेगा एडीबी का, राइट। सेकेंड क्वेश्चन आपने अक्सर देखा होगा, पूछा था कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय पड़ता है लंदन में, जिसकी स्थापना 1961 में की गई थी, ठीक है, 1961 में की गई थी। थर्ड पॉइंट जिसको हम लोग WWF के नाम से जानते हैं, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर होता है। तो ये क्या होता है? जिसमें देखिए इसकी स्थापना आपका ग्लैंड यानी स्विट्जरलैंड का मुख्यालय, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में स्थित है WWF का मुख्यालय, जिसकी स्थापना की गई थी 1961 में, ये याद रखिएगा। 29 अप्रैल होता है, करीब 29 अप्रैल 1961 को, तो इसे याद रखिएगा। WWF का मुख्यालय कहाँ पे? ग्लैंड में। ग्लैंड कहाँ पे पड़ता है? स्विट्जरलैंड में, राइट। अब आता है चौथे नंबर पे आसियान, ASEAN, आसियान होता है। और इसका जो कि देखिए हम यहाँ पे फुल फॉर्म के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि ये छोटा सा वीडियो है जिसमें आप अगर फुल फॉर्म देखना चाहते हो तो आप सर्च करके याद रख सकते हो। बेसिकली हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसके मुख्यालय और इसकी स्थापना वर्ष पे बात कर रहे हैं। तो आसियान का मुख्यालय आपका हो जाता है जकार्ता, यानी इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता, 1967। अब राजधानी चेंज हो गया है जो कि नुसंतारा हो गया, उसे भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, करंट का क्वेश्चन तो पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आसियान का मुख्यालय जकार्ता और ये हम इसकी स्थापना 1967 याद रखेंगे। उसके बाद आता है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक का जो स्थापना हुआ था 1997 में, 6 जून 1997 को हुआ था, जिसका मुख्यालय कहाँ पे? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पड़ता है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पड़ता है, इसे आपको याद रखना है, राइट। अब आता है नाटो। नाटो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाटो जिससे इसकी जो कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है, जिसकी स्थापना 1949 में की गई थी, नाटो। चलिए एक बार रिपीट करते हैं, पढ़िएगा ध्यान से। एडीबी का मुख्यालय कहाँ पे पड़ता है? एडीबी का मांडुलयोंग फिलीपींस 1966, एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन 1961, वर्ल्ड वाइड फंड यानी WWF जिसको हम लोग स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में रख सकते हैं, 1961 में इसकी स्थापना हुआ था। आसियान का मुख्यालय पड़ता है आपका इंडोनेशिया के जकार्ता में, जकार्ता जो कि इंडोनेशिया की पुरानी राजधानी कह सकते हैं, अब नई राजधानी कहाँ पे चला गया? नुसंतारा में, ये ध्यान रखेंगे, नुसंतारा में। बिम्स्टेक का जो मुख्यालय कहाँ पे है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में ये पड़ता है, इसे याद रखेंगे। उसके बाद आता है नाटो। नाटो यानी कि इसकी राजधानी बेल्जियम की राजधानी जो कि ब्रुसेल्स में स्थित है, 1949 में इसकी स्थापना की गई थी, ये याद रखेंगे। अब आता है आपका FAO,
ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग कहते हैं खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसका मुख्यालय कहाँ पे, इटली की राजधानी रोम में, इटली की राजधानी रोम में 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसका मुख्यालय जिनेवा, जिनेवा वाले जितने भी आपको मुख्यालय देखने को मिलता है, जितने संस्था है जिनेवा जिसकी मुख्यालय है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अक्सर पेपर में वही देखने को मिलता है, तो इसे याद रहेगा, जिनेवा 1919 में इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, द अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो द हेग के नाम से हम जानते हैं, नीदरलैंड में स्थित है, इसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में 1945, इसे याद रखेंगे। उसके बाद आपका आता है IMF, IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अक्सर इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC 1944 और विश्व बैंक वाशिंगटन DC 1944। इन दोनों को ध्यान रखें क्योंकि इन दोनों की जो स्थापना हुई थी एक ही साथ हुई थी, ब्रिटेन वुड सम्मेलन, आपने पढ़ा होगा ब्रिटेन वुड सम्मेलन, ब्रिटेन वुड सम्मेलन होता है, जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। इन दोनों को ट्वाइंस के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ट्वाइंस के नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। पूछा था कि किन दो संस्थाओं को ट्वाइंस कहते हैं, तो ये ही दो संस्था है, IMF और आपका विश्व बैंक, दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन DC, दोनों की स्थापना 1944, जुलाई 1944, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान में IMF में टोटल कितने देश है, वर्तमान में IMF में टोटल कितने देश है, और नवीनतम देश कौन सा है, नवीनतम सदस्य देश इसका कौन सा है IMF का, ठीक है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन जो कि पड़ता है मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। कल की वीडियो आपने देखा होगा, उसमें हमने एक बात किया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, उस पर हस्ताक्षर कब किया गया था, जल्दी से कमेंट करके बताएगा, क्योंकि कल की वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको याद होगा ही होगा, तो आप जल्दी से कमेंट करके बताएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है और उस पर हस्ताक्षर कब किया गया था, जल्दी से कमेंट करके बताना सभी लोगों को, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी कहाँ पे, तो ये फ्रांस के पेरिस में स्थित है, जिसकी स्थापना 1974, ये ध्यान रखेंगे 1974, राइट। अब उसके बाद आता है एनडीबी यानी कि नेशनल डेवलपमेंट बैंक, जो ब्रिक्स देश है उन्हीं के द्वारा ये बनाया गया था, जिसका मुख्यालय आपका चीन के संघाई में पड़ता है, और 2014 में इसकी स्थापना की गई थी, 2014 में। मार्कोस ट्राइजो करके हैं जो कि वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट हैं, जो कि दूसरे प्रेसिडेंट कह सकते हैं, क्योंकि पहले जो प्रेसिडेंट थे एनडीबी के वो कौन थे, भारत के केबी कामत ही थे, भारत के केबी कामत, वो ध्यान रखेंगे। तो इसे आपको याद रखना। अगर आपसे पूछ ले कि जो ट्राइजो हैं वो किस देश से, तो वो ब्राज़ील से संबंध रखते हैं, ब्राज़ील के नागरिक हैं, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा 2014 एनडीबी 2014, और एडीबी की बात करें तो वो आपका 1966 फिलीपींस में, ठीक है। चलिए ओपेक क्या होता है, ओपेक जो होता है पेट्रोलियम के निर्यातक जो देशों हैं उनके संगठन है, ये हम इसका मुख्यालय वियना की राजधानी ऑस्ट्रिया, जिसकी स्थापना 1960, कब 1960, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता है आपका सार्क, टोटल सार्क में देशों की संख्या कितनी है, टोटल 8 देश है, वो नाम आपको पता होगा, फिलहाल मैं यहाँ पे डिस्कशन नहीं करने वाला हूँ, और उसका ट्रिक भी हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं, MBBS पानी, MBBS अपनी MBBS, इस तरह से कई चीज़ें आप याद रखते हैं। तो काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है, जिसका स्थापना कब हुआ था, 8 दिसंबर 1985 को, 8 दिसंबर 1985, ये ध्यान देगा सार्क, ठीक है, जिसको दक्षेस के नाम से भी जाना जाता है, सार्क को दक्षेस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। उसके बाद आता है यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र जो संगठन है, जिसकी स्थापना हुई थी 1945 में, न्यूयॉर्क इसका मुख्यालय है। अच्छा, अगर आपसे मैं क्वेश्चंस पूछूं कि यूएनओ डे कब मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष यूएनओ संयुक्त राष्ट्र जो दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो कितने लोग कमेंट करके बता सकते हैं, तो जल्दी से जल्दी कमेंट करिए यूएनओ डे आपका कब मनाया जाता है। साथ ही साथ यूएनओ डे के दिन एक और दिवस मनाया जाता है, उसका नाम अगर आपको याद है तो वो भी आप बता सकते हो, वो भी बहुत ही पॉपुलर है। देखिए हाल ही में क्वेश्चंस पूछा भी गया था यूनेस्को और यूनिसेफ से संबंध में। तो यूनेस्को की अगर हम बात करें तो यूनेस्को का मुख्यालय पड़ता है आपका पेरिस में, ठीक है, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, जिसकी स्थापना हुई थी 1945, ठीक है, 1945 को। और अगर हम यूनिसेफ की बात करें तो यूनिसेफ जो कि कब, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, इसकी स्थापना 1946। ये जो था आपका 1945 जो है वो 16 नवंबर है,
16 नवंबर 1945। और ये जो आप देख रहे हैं यूनिसेफ, इसकी स्थापना 11 दिसंबर को हुआ था। और अक्सर पूछा भी जाता है कि यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है। तो यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 11 दिसंबर को, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब आता है आपका WTO। देखिए WTO यहाँ पर भी है, WTO यहाँ पर भी है, लेकिन ध्यान रहेगा ये WTO जिसका मुख्यालय मैड्रिड है, स्पेन की राजधानी मैड्रिड, वो हम किसे रखते हैं, तो वो आपका होता है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन यानी कि हम लोग उसको कहते हैं विश्व पर्यटक संगठन, विश्व पर्यटन संगठन, जिसका मुख्यालय स्पेन की राजधानी मैड्रिड में पड़ता है। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यटन दिवस हम मनाते हैं प्रत्येक वर्ष 27 सितंबर को। ठीक है, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। तो अब आप राष्ट्रीय के बारे में बताइए कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी से बताइएगा, क्योंकि ये सभी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कई बार, जब भी आता है मैं आपको बताता ही रहता हूँ, तो आप लोगों को पता होगा, याद किए होंगे आप लोग। अगला प्रश्न है कि यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसका मुख्यालय केन्या की राजधानी नैरोबी में पड़ता है, और इसकी स्थापना स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था। कल की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ था, राइट। अब अगला प्रश्न में क्या बनता है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन जिसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, स्थापना 1951 को। अब आता है फिर से आपका WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय भी आपका पड़ता है जिनेवा में, और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, जिस वजह से प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी हम लोग मनाते हैं। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है WTO ऊपर में हम लोगों ने देखा था विश्व पर्यटन संगठन, लेकिन यहाँ पे क्या होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन से पहले इसको गैट के नाम से जाना जाता था, GATT के नाम से गैट। ठीक है, लेकिन 1 जनवरी 1995 को इसको नाम चेंज कर दिया गया और इसको WTO कर दिया गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है। कहाँ पे है, जिनेवा में, राइट। अब लास्ट हम यहाँ पे रखे हैं WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसको हम लोग कहते हैं विश्व आर्थिक मंच। ये कहाँ पे, स्विट्जरलैंड के कोलोनी में ये स्थित है, स्विट्जरलैंड के कोलोनी में इसका मुख्यालय है। 1971 इसकी स्थापना की गई थी। तो बस चलिए अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो आपको याद कौन कौन सा रखना है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको ADB याद रखेगा किसी भी तरह से, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF जिसके नाम से जानते हैं, तो ग्लैंड, स्विट्जरलैंड, ये याद रखना है। साथ ही साथ यहाँ पे नाटो बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसे याद रखिए। और यहाँ पे खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसको AFO के नाम से जानते हैं, उसे याद रखिएगा। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये दोनों तो आपको याद रखना ही रखना है किसी भी तरह से, क्योंकि ये ट्वाइंस के नाम से जाना था और अक्सर पूछा जाता है। तो ध्यान रखिए, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और विश्व बैंक, ये याद रखना। उसके बाद इधर की अगर हम बात करें तो NDB बहुत इंपॉर्टेंट है, NDB याद रखिए। सार्क याद रखना है, OPEC याद रखिए। बाकी ये तीनों तो इंपॉर्टेंट है ही, 17, 18, 19। UNO हो गया, यूनिसेफ, यूनेस्को, ये इंपॉर्टेंट है। और WTO, देखिए इधर का तो सब इंपॉर्टेंट ही है, कुछ कह नहीं सकते कि आप इसको याद ना रखो, इसको याद रखो। तो इधर का सब आपको याद रखना है। वैसे जितना ज़्यादा याद रखेगा वो आपके लिए ही बेटर होगा, ऐसा नहीं लगेगा एग्जाम्स में कि कुछ छूट रहा है। ठीक है।